अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कैसी गुजरी है आपकी ज़िंदगी? ज़िंदगी तो अच्छी गुजरी है, लेकिन परेशानियां जो हैं वो कम होने का नाम नहीं लेती। हमें लगता था कि जब हमारी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, स्कूल ख़त्म हो जाएगा, तो सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी शुरू हो गए। फिर हमें लगता था कि यूनिवर्सिटी शुरू ख़त्म हो जाएगी ना, बस वो हो डिग्री हाथ में होगी तो ऐसे मिलेगी नौकरी, सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, अपने हाथ में पैसे होंगे, नौकरी यूं झटपट मिलेगी। यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई, नौकरी की जद्दोजहद करने लगे। लगता था कि बस अल्लाह ताला एक दफ़ा नौकरी दिला देना, ओहो सारे दिल दर्द दूर हो जाएंगे। नहीं, नौकरी मिलने के बाद भी रिश्ते मिलने की प्रॉब्लम हो गई। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अच्छा स्पाउस ढूंढने की टेंशन, वो टेंशन ख़त्म हुई, शादी हुई और भाई दुआएं शुरू हो गई। अल्लाह मियाँ मतलब आपकी नेमत या जो भी आप देना चाहें हमें, औलाद से नवाज दें। औलाद पैदा हो गई, बस अब तो लगता था कि जैसे ज़िंदगी कंप्लीट हो गई। लेकिन फिर बच्चे के दांत निकलने का दर्द, फिर बच्चे के चलना है, क्यों नहीं चल रहा, क्यों नहीं खा रहा, क्यों नहीं सो रहा, क्यों रो रहा है, क्यों रो रही है। सो ये सारी चीज़ें करते करते टेंशन में ही हम बच्चों को पाल रहे थे। और हमें लगता था, हमारी गलत फहमी थी या खुश फहमी समझें, कि जैसे बड़े होंगे वो सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी, भाई कोई टेंशन नहीं होगी, हम रिलैक्स करेंगे, चिल करेंगे, अपने ऊपर तवज्जो देंगे। नहीं, बच्चे बड़े होते हैं, टीन एज में जाते हैं और उसके बाद टेंशन्स और बढ़ जाती हैं। ख़ासतौर पे आजकल के ज़माने में जहाँ हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हर बच्चे के हाथ में कंप्यूटर, आईपैड और ये सब चीज़ें, सोशल मीडिया वगैरह है, जहाँ आप चाह के भी बच्चों पे बहुत सारी पाबंदियाँ नहीं लगा सकते। कितना कंट्रोल करना है, कितना नहीं करना, कितना आज के ज़माने के साथ चलना है, कितना नहीं चलना, ये बड़ी एक मुश्किल बहुत सवाल है, मुश्किल टास्क है वालिदैन के लिए। और अभी भी उनकी अनथक मेहनत ख़त्म नहीं हुई, अभी भी उनकी परवरिश जो है वो दाव पे लगी हुई है, ज़ोरों पे लगी हुई है। कैसे बच्चों की परवरिश करनी है, कैसे इस जनरेशन को कितना रोकना टोकना है, ये कभी कभार कंफ्यूजन का शिकार हो के हम गलतियाँ जो कर देते हैं, आज बेसिकली शोज़ के ऊपर है। तो क्या है, कितना लिमिटेशन बच्चों को देनी चाहिए, बच्चों को कैसे संभालना चाहिए, उनको कैसे रोकना चाहिए, उनको कैसे बताना चाहिए कि अच्छे और बुरे की तमीज़ क्या है। आप हैं वालिदैन, आप हैं जिनके ऊपर वो रिलाय करते हैं। कल को वो आपको पकड़ के पूछेंगे कि हमें तो अकल नहीं थी, हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, आपने क्यों नहीं रोका। अभी वही मोहब्बत, अभी वही प्यार, अभी वही लिबर्टी कहीं उनको, उनकी ज़िंदगी को गलत सिमत में तो नहीं ले जा रही, कहीं उनकी ज़िंदगी को बर्बादी की तरफ तो नहीं ले जा रही, कहीं हम उन्हें कुएं में खुद ही तो नहीं धकेल रहे। ख़ास तौर पे इस चीज़ के लिए अभी भी आपकी पेरेंटिंग ख़त्म नहीं हुई। अब टीदिंग प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, और वो क्या है, आज के प्रोग्राम में जानिए, सीखिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज का जो मेरा पैनल है, जो इस अहम डिस्कशन में शामिल है, सबसे पहले तो सुनीता मार्शल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। और क्योंकि आज जो डिस्कशन है उसके ज़ुमरे में आपके बच्चे भी आते हैं, टीनेज में कदम हल्का हल्का रख लिया उन्होंने, बिल्कुल रख चुके हैं। हाँ, सो आपकी ख्यालात भी अहम होंगे और जो आपको सुनने को मिलेगा वो भी आपके लिए अहमियत का हामिल होगा। सो मेरे पास मेरी दूसरी पैनलिस्ट हैं डॉक्टर राबिया फारूकी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। फिर मेरे साथ है SSP शैला कुरैशी, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑन जेंडर क्राइम एंड ह्यूमन राइट्स, सिंध प्रोविंस। अस्सलाम वालेकुम कैसी अस्सलाम। हैं? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। और फिर मेरे साथ है डॉक्टर निदा शकील, कंसल्टेंट फिजिशियन, हमारे साथ यहाँ बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक जी। तो आज का टॉपिक, जैसे मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूं अगर आप लोगों ने अभी भी ज्वाइन किया है, कि हमारे बच्चे जो स्पेशली 13 यानी टीन एज से 13 to 17 या 20 तक की एज में होते हैं, वो एक ऐसी एज होती है जिस पे हमें लगता है कि ओह शुक्र, अब हमारी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी हमारी एक्चुअली उस एज पे बच्चों पे नज़र रखने में या उनको मॉनिटर करने में होती है
क्योंकि यही वो एज है जिसे हम कच्ची उम्र भी कहते हैं एक आम अल्फाज में, जो बच्चे बहुत सारी मुश्किलात में ख़ुद भी फंस सकते हैं, फैमिली को भी फंसा सकते हैं और ट्रैप भी हो जाते हैं बच्चे उस वक्त उस एज में। उन पे हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है और नज़र रखने का भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त बच्चों को अपनी सिक्योर वो भी चाहिए होती है इंडिपेंडेंस, के आप इतनी नज़र रख रही हैं, आपने हमें सफोकेट कर दिया है, और बहुत सारी बातें हम माओं को सुनने को मिलती हैं उस एज के बच्चों से। और उनके अंदर वो हार्मोनल चेंजेस भी होती हैं। अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम आप लोगों से पूछें, वो आप बताएंगी क्योंकि आप हार्मोन्स को ही डील करी होती हैं एज डॉक्टर। तो वो सब चीज़ें माँ बाप कैसे समझें, क्योंकि हम भी पहली दफ़ा माँ बाप बने, हमें तो नहीं पता कि उन्हें कैसे केटर करना है। तो मैं पहले हार्मोन से शुरू करूँगी बच्चों के। आपसे डॉक्टर निदा मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो टीनेज में बच्चे आते हैं तो उनके हार्मोन्स किस तरह उछल कूद करते हैं जो वो हमारे काबू में नहीं रहते। ईस्ट्रोजन ईस्ट्राडायोल होता है, हाँ। वो बहुत ज़्यादा उस वक्त पीक पे आने लग जाता है। मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन पीक पे आना शुरू हो जाता है, तो उनका फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज होने लगता है। मेंटल कैपेबिलिटी, मेंटल स्ट्रेस, डीलिंग विद द स्ट्रेस, डीलिंग विद द अदर पीपल, किस तरह से बात करनी है, कैसे, वो छोटी छोटी चीज़ों में स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। स्लीप पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, बॉडी फिगर चेंज हो रहा होता है, लड़कों की गाढ़ी मूछें आ रही होती हैं, आवाज़ चेंज हो रही होती है। कुछ लोग उसको अच्छा समझ रहे होते हैं, कुछ लोग सोच रहे होते हैं यार मेरी इसके जैसी नहीं है, वो मेरे जैसा लंबा नहीं है, वो मेरे जैसा छोटा है। इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्सेस भी आ जाते हैं लड़कियों और लड़कों में, और मोटे होने लग जाते हैं। और सबसे ये है इम्पोर्टेंट कि उनमें मूड चेंजेस बहुत आना शुरू हो जाती हैं। अब मूड चेंजेस और इरिटेबिलिटी, जिसको हम कहेंगे कि चिड़चिड़ापन, आपने कुछ टोका, उन्होंने फ़ौरन पलट के जवाब दिया, तो ये उनके हार्मोन्स की वजह से है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो है ना वो बदतमीज़ हो गए या कुछ, तो उनको डील करने का तरीका जो है थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। मैं माँ बाप को भी ये समझाऊंगी कि माँ बाप जो बहुत ज़्यादा सर पे डंडा, जैसे हमारे माँ बाप थे, अब वो जनरेशन चेंज हो गई है, अब ये जेनजी आ गई है, अभी यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, मोबाइल्स हैं, दे वांट टू एक्सप्लोर। तो हमें फ्रेंड्स बनना है अपने बच्चों का, एज वेल एज टीचर्स। उनको भी वो वाला डंडे वाला सिस्टम नहीं उठाना है, वरना तो ये बागी हो जाते हैं, ये लोग बागी हो जाते हैं। मैंने जैसे डॉक्टर साहिबा भी बताएंगी कि इतने डिप्रेशन के पेशेंट्स, इतने एंजाइटी के पेशेंट्स, और इतने लर्नेड बच्चे हैं कि खुद उनको पता होता है कि हमें क्या हो रहा है, और माँ बाप की शिकायत करते हैं कि हमें वो डील सही नहीं करते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। और तो जैसे अगर बच्चों को एंजाइटी हो रही है और बच्चे हेल्प लेते हैं, तो क्या माँ बाप को भी हेल्प सीख करनी चाहिए, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि हमें बच्चों को कैसे डील करना है। डेफिनेटली पहले तो माँ बाप को ये होना चाहिए कि उनके लेवल पे आके बात करनी चाहिए, ठीक है। माँ बाप ये ना सोचे कि हमारे माँ बाप ने हमारे साथ ये किया था, वो हमें बाहर नहीं जाने देते थे, वो हमें फ़ोन पे बात नहीं करने देते थे। ये वाली जो चीज़ें ना, देखिए जनरेशन बदल रही है, अगर हम इसके साथ नहीं बदलेंगे तो हम अपने बच्चों को खो देंगे। बच्चे बाहर चले जाएंगे, दे डोंट वांट टू लिव विद द पेरेंट्स, फिर वो ओल्ड होम्स वाला कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट कुछ बच्चे जिनको कुछ डिजीज़ेज़ होती हैं, जैसे कि टीनेज में पीसीओ बहुत कॉमन है लड़कियों में, थायराइड बहुत कॉमन है, डायबिटीज़ बड़ी कॉमन है, टाइप 1 ख़ास तौर पे, तो उन बच्चों को तो टैकल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ये मानते नहीं है कि हमें इंसुलिन लगानी है, और लड़कियां मानती नहीं है, वो जानबूझ के खाना शुरू हो जाती हैं कि मैं और लड़की की तरह क्यों नहीं हूँ, मैं मोटी हो जा रही हूँ, वो बर्गर खा रही है, मैं एक बर्गर भी खा रही हूँ तो मैं मोटी हो रही हूँ। तो ऐसे लोगों को डील करना विद फैमिली, फ्रेंड्स, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, सबका काम है। एक मिली जुली सी जो है ना वो है, यानी एफर्ट है। अच्छा सुनीता, मैं तुमसे पूछना चाहूँगी, माशाल्लाह तुम हमेशा से मैंने देखा है तुम अपने बच्चों को स्पेशल तुमने केयर दी है, करियर के साथ भी उनको अलग हॉर्स राइडिंग पे लेके जा रही हो, तो उनकी एक्टिविटीज़ के लिए भागम दौड़ी करो। मैंने तुम्हें फॉलो किया है और उससे अंदाज़ा हुआ है कि तुमने मतलब अपने बच्चों पे अच्छी तवज्जो दी है उनसे मिलने के बाद भी। तो तुम्हें थोड़ी डिफ़िकल्टी पेश आई जब वो टीनेज में जा रहे थे तो? ओके, सो मेरा बेटा अभी 14 का है और बेटी जो है वो 12 साल की। अच्छा। शुक्र है मेरे बच्चे इतने ज़्यादा कोई एग्रेसिव बच्चे हैं नहीं, तो मुझे शुक्र है वो
चीज़ फेस नहीं करनी पड़ी। लेकिन आई बिलीव, अच्छा ये मुझे तुम बता सकती हो कि तुम्हारे बच्चे एग्रेसिव क्यों नहीं है, उसकी रीज़न क्या है? एग्रेसिव बच्चे होते हैं वो क्यों, वो भी मैं इनसे पूछूंगी, लेकिन तुम्हें क्या लगता है? मैं वही कहना चाह रही थी कि आई बिलीव कि रीज़न थोड़ा सा फैमिली का भी होता है, आपके घर का माहौल कैसा है। हाँ। तो मुझे ये लगता है कि हमने जिस तरह से उनकी अपब्रिंगिंग की है, अभी भी उस अपब्रिंगिंग का फ़ायदा हमें हो रहा है। कि वो बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ पे ज़िद नहीं करते। दूसरा वो तुमसे बिहेवियर, पूछ रही हूँ, जो अपब्रिंगिंग है उसमें तुमने क्या चीज़ का खास ख्याल रखा? क्या उनसे डांट के बात नहीं की, या उन पे बहुत सख्तियाँ नहीं की, तो वो उन्होंने चीज़ अपने अंदर जज्ब नहीं की? एग्रेसिवनेस जो होती है। मैं आपको बताऊं, हाँ। जब आई थिंक मेरे बच्चे अराउंड 6-7 इयर्स के थे, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा छोटे, 4-5 इयर्स के, उस वक्त मुझे फील हुआ कि मुझे एंजाइटी का प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, और मैं उस वक्त थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव होना शुरू हो गई थी। मगर शुक्र है वो पीरियड ज़रा छोटा रहा, मैंने जल्दी उस पर कंट्रोल कर लिया। क्योंकि वो क्या होता है, जब आप खुद आपकी तबीयत सही नहीं होती, तो आप जो अपना गुस्सा है वो बच्चों पे निकालते हैं, क्योंकि मियाँ पे भी बहुत ज़्यादा नहीं निकाल सकते। हाँ। तो वो ले दे के बच्चों पे आता है। मगर मैंने बहुत जल्दी वो नोटिस कर लिया कि ये कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ। एंड आपकी अगर फैमिली की सपोर्ट हो तो आप जल्दी नोटिस कर जाते हैं ये चीज़ें। तो मैंने फिर अपने आप पे थोड़ा काम किया, मैंने अपनी एंजाइटी को बेहतर किया। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि फिर मैंने बच्चों पे अपना गुस्सा वगैरह नहीं निकाला, और मैं बेहतर हो गई। तो मेरे बच्चों को भी आदत है कि हम घर में सब लोग आराम से बात करते हैं। हम एज पेरेंट्स, हसन और मैं, हम लोग बहुत क्लोजनेस है हमारी। तो हम बच्चों के सामने भी वी हग ईच अदर, वी किस ईच अदर। तो उनके लिए बड़ी नॉर्मल ये चीज़ें हैं। तो वो कहते हैं ना, एक हैप्पी फैमिली जो होती है वो उस तरह से है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है वो ये कि बच्चे अगर आपसे कोई बात कर रहे हैं तो आप उनकी बात सुने, सुन लें, समझ लें, और फिर जवाब दें। अक्सर लोग ये, खैर बिज़ी भी होते हैं बहुत सारे लोग, हम भी होते हैं बिज़ी, लेकिन बस एक वो एक्स्ट्रा एक एफ़र्ट होती है ना, वो एफ़र्ट आपको डालनी होती है, ताकि बच्चा जो है उसको लगे कि हाँ भाई मुझे टाइम मिल रहा है, मेरे माँ बाप मेरी बात सुन रहे हैं। दूसरा, आजकल का जो नया ज़माना है, स्पेशली ये जो जेन ज़ी की आपने बात की, ये लोग बच्चे ऑलरेडी दे नो अ लॉट। जाहिर सी बात है, वो इंटरनेट पे वो सीखते हैं, तो उनको हर चीज़ की रीजनिंग चाहिए। अगर आप उन्हें किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रेट अवे मना करेंगे, वो एग्रेसिवनेस आएगी और फिर वो बढ़ती चली जाएगी। सो बेहतर ये है कि पहले आप सुन लें, आपको जो बेहतर लग रहा है आप उससे डिस्कस करें, आप अपनी राय उसके ऊपर थोपे नहीं। आप कहें कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सही है, फिर वो आगे से आपको जवाब देगा। इस तरह 2 वे कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए, सिर्फ 1 वे कॉन्वर्जेशन नहीं हो सकती। तो इन चीज़ों का ख्याल मैंने भी और हसन ने भी, और जो उसके दादा दादी, क्योंकि हम लोग साथ रहते हैं एज जॉइंट फैमिली, हम सब ने इन चीज़ों का ख्याल रखा है। कभी कभार कुछ चीज़ें हो भी जाती हैं, लेकिन आप उनको थोड़ा बहुत इग्नोर भी करते हैं। तो मैं उनको अक्सर ये भी कहती हूँ कि भाई कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे दादा दादी ने कुछ कह दिया, वो अपने ज़माने की सोच के हिसाब से कह रहे हैं, तो अब हमारा एज पेरेंट्स फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को ये चीज़ समझाएं कि वो अपने सोच के हिसाब से बात कर रहे हैं। इफ़ यू डू नॉट एग्री, आप नहीं एग्री कर रहे हैं कि वो क्या कह रहा है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप इग्नोर भी कर दें। ऐसी बातें, बड़े हैं, आपको रिस्पेक्ट करना है, तो आपको ये चीज़ भी बच्चों को सिखानी है ना, तो वो थोड़ा सा इग्नोर करना भी सिखाना है। तो बस अब कोशिश जारी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे नेचुरली भी कुछ इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी नहीं, तो मुझे लगता है कि वो नेचुरली भी, उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। अच्छा। तो मुझे उसमें फ़ायदा भी है। दूसरा, मुझे लगता है चूँकि मैंने अपब्रिंगिंग इस तरह से की है कि वो काम है बच्चे, दोनों सुन लेते हैं मेरी बात। कभी कभार होता है, लेकिन जैसे अभी डॉक्टर साहिबा कह रही है ना कि हार्मोन्स बदलते हैं, जब हार्मोन्स बदलते हैं, लड़कियां जो है, मुझे लगता है लड़कियां जो है ना, वो नहीं सुनती, वो अपने हंसी मजाक में लगी रहती हैं। और वो कभी मैं कुछ बोल भी रही होती हूँ तो वो नहीं सुनती, फिर मैं हसन को बोलती हूँ तो हसन की बात कभी कभार वो सुन लेती है, कभी कभार मजाक में टाल देती है, लेकिन हम उसकी बात को ना इतना हावी नहीं करते। हमें वो पता है कि हाँ भाई वो इस एज से गुजर रही है, तो हम भी कुछ चीज़ें उसकी दरगुजर करते हैं। और कुछ चीज़ें हम समझाते भी हैं, कुछ चीज़ें वो समझ भी जाती है, कुछ चीज़ें नहीं समझती, लेकिन विद टाइम हमें पता है समझ जाएगी। तो वही बात है ना, हावी नहीं होते हम। ओके, सो अब ज़रा हम अपने केसेस की तरफ भी आते हैं। उससे पहले
आप कुछ कहना चाहेंगे इस बात पर, फिर मैं इनकी तरफ भी चलूँगी क्योंकि इन्होंने तो अपने हाथ से बहुत सारे केसेस ऐसे सुलझाए होंगे टीनेज बच्चों के। जी अच्छा निदा, जैसे डॉक्टर निदा ने मेडिकली बहुत उस पर अच्छी रोशनी डाली, सो नीता ने बहुत अच्छी जो है टिप्स दी, इसको हम फर्दर लेके चलेंगे। मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँगी कि इस एज में जो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है, नफसियाती तौर पे एक बच्चा किस चीज़ से गुजर रहा है, ठीक है, मेडिकली एक चीज़ हो रही है, उसके साथ साथ नफसियाती तौर पे इस एज का एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, हम कहते हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। मतलब ये है कि इस एज में अब इंसान अपनी जगह तलाश कर रहा है इस दुनिया में कि मैं कहाँ फिट होता हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा रोल क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मुझे आगे क्या करना है, ठीक है। ये चीज़ अगर सही तरह से रिजॉल्व हो तो एक कॉन्फिडेंट, एक फुल ऑफ सेल्फ एस्टीम, एक सेल्फ अवेयर इंसान बनता है। ये चीज़ रिजॉल्व ना हो तो बहुत कंफ्यूज्ड, ठीक है, लो कॉन्फिडेंट, खुद एतमादी की जिनमें कमी होती है और फिर बहुत सारे और भी मसाइल होते हैं, एक इस तरह का इंसान जो है वो बनता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, जैसे डॉक्टर निदा ने कहा कि भाई मेडिकली जो है हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, हम इसे जो है साइकोलॉजिकल उसमें कहते हैं स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड है, जहनी तनाव है, जज्बाती तूफान है। अच्छा, अक्सर ये भी होता है ना इस एज में कि आप बहुत सारी चीज़ें इस एज में इंसान कर देता है, जब वो तूफ़ान ठहरता है, टीन एज गुजरती है, उसके बाद वो खुद ही जब रिफ़्लेक्ट करेगा तो वो रिग्रेट का शिकार बहुत सारे लोग होते हैं कि यार ये हमने क्या किया है, ठीक है। तो पेरेंट्स मज़ीद उसको वो ना बनाएं कि जी आप मतलब उनकी उस गलतियों को पकड़ के बैठे रहें, उन्हें माफ़ ना करें। इस पर हम फर्दर जो है बात करेंगे, लेकिन एक ये चीज़ कि भाई एक नफसियाती तौर पे इंसान इस चीज़ से गुजर रहा है। दूसरी चीज़, जैसे आपने कहा था कि भाई हम पहली दफ़ा पेरेंट्स बने हैं तो हमें नहीं पता, ये बात बिल्कुल ठीक है, पहली दफ़ा पेरेंट्स बने हैं तो नहीं पता, लेकिन आप ये सोचें पेरेंट्स पहली दफ़ा बने मगर इस एज से आप भी गुजर चुके हैं, एज अ ह्यूमन आप इस एज से गुजर चुके हैं, आप को अंदर क्या चल रहा है ये आप बेहतर समझ सकते हैं आपके बच्चे किस चीज़ से गुजर रहे हैं, बजाय इसके कि बच्चे आपको समझने की कोशिश करें, वो आपकी एज से नहीं गुजरे। तो पेरेंट्स ज़्यादा एम्पैथेटिक हो सकते हैं और इन्हें ज़्यादा एम्पैथेटिक होना चाहिए। पेरेंट्स पर जिम्मेदारी ज़्यादा है कि वो ज़्यादा समझें कि भाई बच्चा इस वक्त किस चीज़ से गुजर रहा है, क्योंकि वो उस चीज़ से गुजर चुके हैं। तीसरी, जैसे डॉक्टर निदा ने कहा था कि भाई आप इसमें बहुत वो डंडे का जोर नहीं चलता, ये बात बिल्कुल सही है। ये एज वो नहीं है जहाँ पे कंट्रोल चलेगा, आप बहुत अथॉरिटी दिखाएंगे, बहुत कंट्रोल करेंगे, बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे, वो बागी हो जाएंगे। यहाँ पे काम आती है दोस्ती, ट्रस्ट, थोड़ा सा इस तरह का माहौल कि बच्चा खुद आपके पास मसला पता है क्या है, अब आपको पैमाना नहीं पता कि आप कितनी दोस्ती रखनी है और कितना वालिदैन बनना है, कितनी सख्ती करनी है और कितनी लीनियंसी रखनी है। सो एक एक करके हमारे पास कुछ बच्चों के प्रॉब्लम्स हैं, हम उनके साथ बेसिकली थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे कि हमें पैमाना कितना रखना चाहिए दोस्ती का भी, क्योंकि ऐसा ना हो कि उस दोस्ती के बल पर वो बच्चे थोड़े ओवर हो जाए, थोड़ा एडवांटेज ले लें, और ऐसा भी ना हो कि सख्ती की वजह से वो बागी हो जाए। सो वो जो मियाना रवि है उसको बरकरार रखने के लिए हमें थोड़ा समझना और सीखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो शैला, इससे पहले कि मैं टॉपिक सुनूं, आपके पास आजकल क्या क्या केसेस आते हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपने जहाँ तक बात की, हमारे पास जो कानूनन एज है बच्चों की, आपने टीन एज की बात की कि एडोलेसेंस के चैलेंजेस हैं। ऑफ कोर्स ग्रोइंग एज के साथ बच्चों के साथ हार्मोनल चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, फिजिकल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस एंड इमोशनल चेंजेस एज वेल। तो इन तमाम जो चेंजेस बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से पुलिस का भी अपना एक किरदार है, बिकॉज हमारा जो कानून है वो एडल्ट के लिए, हमारे बहुत सारे कवानीन में एज लिखी होती है। लेट्स से आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, एट द एज ऑफ 18 आपको इशू होगा। इसी तरह से आपको अदरवाइज़ और दीगर चीज़ें चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, वो भी 18 में बनता है। लेकिन फॉर माइनर बिलो 18 हमारा कानून जो है उसके अंदर बहुत सारी बच्चों के लिए चीज़ें रखी गई हैं और बच्चों को देखते हुए, उनकी नीड्स को देखते हुए कवानीन बनाए गए हैं। मसलन मैं जुवेनाइल डिलिक्वेंसी की बात करूं, जैसे स्कूल बंकिंग, प्ले ट्रांसी, ये बहुत ज़्यादा वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्राइम है। काउंटरफीट करेंसी सेकंड लार्जेस्ट क्राइम ऑफ द वर्ल्ड है। तो जो फर्स्ट क्राइम है वो बच्चों का है, माइनर्स का है। और ये बच्चे स्कूल स्किपिंग क्यों करते हैं, क्लासेस बंकिंग क्यों करते हैं? रीज़न बिहाइंड दैट उनमें डेवियंस पाई जाती है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो जो डेविएंट बिहेवियर है उसको पेरेंट्स ने कैसे एड्रेस करना है। अगेन द पुअर पेरेंटिंग वाली बात अगर हम करें, जैसे कि मैडम ने डिस्कस किया कि जो बच्चे हैं वो पुअर पेरेंटिंग की वजह से, इन्होंने बहुत अच्छी पेरेंटिंग की तो उनको वो चैलेंज नहीं आया। लेकिन जहाँ पेरेंट्स निगलेक्ट कर देते हैं, सिंगल पेरेंट हो गए
या दूसरी सूरत में पेरेंट्स बच्चों को अटेंशन नहीं दे रहे। आज अगर आप बच्चों की ज़िंदगी में मौजूद नहीं होंगे, कल आप उनकी मेमोरीज में भी नहीं होंगे। सो द थिंग इज़ कि यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द लाइव्स ऑफ योर चिल्ड्रन। और बच्चों के लिए आपकी अवेलेबिलिटी आपको इस एज के अंदर ज़्यादा मुमकिन बनानी है। ऑल्दो आजकल वर्किंग एनवायरनमेंट है, हस्बैंड भी काम कर रहा है, वाइफ भी काम कर रही है, बट बच्चे निगलेक्ट होते हैं एट दी डिस्पोजल ऑफ आया। वो उसको जैसे भी ट्रेन करे तो उनकी जो पर्सनालिटी में खला रह जाता है, जिसकी वजह से वो आगे जाकर जो है वो क्रिमिनलिटी का या डेविएंट बिहेवियर का या डिलिक्वेंसी का शिकार होते हैं। और जो हमारे कवानीन हैं उसमें बच्चों को बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिया गया है कि अगर कोई बच्चा क्राइम करता है, डेविएंट होता है या इस तरह की डिलिक्वेंट बिहेवियर का शिकार होता है, तो उसको कानून जो है वो समझाता है। पहले अच्छा, उसको एक छोटे से ट्रेन ब्रेक के बाद मैं वापस आती हूँ और फिर मैं आपसे तफसीलन गुफ्तगू करती हूँ जी। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहे हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 13 से प्लस जो हमारे बच्चे हैं, आज बेसिकली उनकी परवरिश पे हम बात कर रहे हैं। उनको किस तरह संभालें, उनको किस तरह परवान चढ़ाएं, बेसिकली ये सीखना है हमने भी एज पेरेंट। तो हम चलते हैं बच्चों की प्रॉब्लम्स की तरफ, ताकि हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो, थोड़ा सा सीख पाएँ कि हमने करना क्या है ज़िंदगी में आगे। तो हिना हमारे साथ हैं पर्दे के पीछे, वो क्या कहना चाहेंगी? जी हिना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना है जी। मेरी उम्र 16 साल है। मुझे बहुत शौक़ था शुरू से मॉडलिंग का, एक्टिंग का। जब मैं एड्स देखती थी, ड्रामास देखती थी, मुझे बहुत शौक़ होता था। मेरे पेरेंट्स इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ थे, क्योंकि वो कहते थे नहीं आप अभी बहुत छोटी हो और जो है ना कोई समझ नहीं है, आप नहीं इस तरफ ना देखो आप। लेकिन जो है मुझे इतना शौक़ था, मैंने ख़ुद ही से कहा नहीं मुझे तो करना है। मैंने अपने दिमाग में ये चीज़ रख ली कि मुझे बगावत करनी है इनसे, और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं ऐसे ही एक दिन फ़ोन चला रही थी और मैंने एक ऐड देखा जिसमें उन्हें लड़कियों की ज़रूरत थी, मॉडल्स की ज़रूरत थी। मैंने वहाँ पर अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया, और जब मैं लोकेशन पर गई हूँ तो बहुत अच्छी लोकेशन, फैमिलीज़ के साथ लोग आए हुए हैं, ऑडिशंस दे रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा फैमिली माहौल। मैंने बोला यार मेरे पेरेंट्स क्यों रोक रहे थे, तो इतनी अच्छी जगह है, अब तो मैं यही करूँगी। उसके बाद उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया, सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा 2-3 दिन बाद जो है हम आपको बुलाएंगे। फिर मैं वापस आ गई। 2-3 दिन बाद जो है मुझे कॉल आई। कॉल करके कहते हैं अच्छा जो है ना हमारे पास आपके लिए एक शूट है, आप वहाँ पर आ जाओ। मैं लोकेशन पर पहुँची हूँ तो वो लोकेशन बिल्कुल अलग थी पहले लोकेशन से। वो दूसरी जगह इतनी मतलब दूर, और जो है ना वहाँ पर कोई वैसा माहौल नहीं। जब मैं अंदर गई तो सारे मर्द हजरात ऐसे बैठे हुए, और फिर मैंने कहा कि अच्छा मुझे इन्होंने बुलाया, मुझे इनसे मिलना है। जब तक मैं वहाँ पर बैठी हुई थी तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रही थी, और मुझे फ़ील हुआ कि मैंने गलती कर दी है यहाँ पर आकर। फिर जब वो आए जिनसे जो है ना मेरी बातचीत हुई थी, तो मुझे सुकून आया कि चलें ये तो बहुत अच्छे अखलाक के थे, ऐसा कुछ तो नहीं है यहाँ पर। फिर बात करते करते उन्होंने बहुत तारीफ़ें करी कि आप तो बहुत अच्छी हो, आप तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। तब भी मुझे ऑब्ज़र्व हो रहा था कि नहीं कुछ नेगेटिव है यहाँ पर, कुछ तो नेगेटिव है। तो ऐसी बातें करते करते जो है ना उन्होंने मुझे दिखाई कुछ रेफरेंस पिक्चर्स कि भाई जो आप ऐड देखती हो ना वैसे कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल चेंज है, आप इस तरह का शूट करना है। तो मैं जब पिक्चर्स देख रही थी और पिक्चर्स देखते ही मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई कि वो काफ़ी बोल्ड चीज़ें थीं कि आप ऐसे करो। मैंने अब जब ऑब्ज़र्व कर चुकी थी कि अगर मैं कुछ बोलूँगी कि नहीं मुझे नहीं करना, वहाँ पर इतने सारे लोग हैं और मैं अकेली हूँ, तो कुछ भी नेगेटिव हो सकता है। अब जब कुछ भी नेगेटिव हो सकता है और मैं अकेली हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा चलो अभी हाँ कर देती हूँ। मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा कि जी ये तो बहुत ग्लैमरस है, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं तो ज़रूर करूँगी, मैं क्यों नहीं करूँगी। और ये चीज़ सुनने के बाद वो भी शौक, क्योंकि शायद उनके साथ भी जो है ना चीज़ पहली बार हुई, किसी लड़की ने हाँ बोली हो। तो जो है ना फिर कहते हैं अच्छा शूट कब करवाना है। मैंने बोला फिर चलें कभी भी कर लेते हैं। तो जो है ना कह रहे अच्छा चलो अभी करते हैं। मैंने बोला नहीं मेरे भाई जो है ना ऊबर चलाते हैं, तो वो जो है अभी पार्सल डिलीवर करने के लिए गए। मैंने कहा था 15 मिनट की जो है ना मीटिंग है, उसके बाद आप मुझे वापस ले जाना। तो वो भी चौकन्ना हो गया अचानक से कि अच्छा चलो भाई के साथ आइए इस तरह से। समझदार बच्ची है। मैंने कहा कि जो है ना मैं कल ऐसा करते हैं, कल के लिए शूट रखते हैं। तो जो है ना मेरे भाई बस 15 मिनट में आ रहे हैं। मैंने फ़ौरन से अपने फ़ोन में जो है ना कैब बुक करी और मैंने कॉल लगा कर कहा अच्छा भाई कहाँ हैं आप। तो भाई ने बोला कि जो है ना मैं यहाँ पर 5 मिनट पहुँचता हूँ। तो जो है ना फ़ौरन से मैं वहाँ से निकली हूँ, कैब में बैठी हूँ और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करा है कि मेरी जो है ना थोड़ी सी सेंस काम आ गई उस टाइम पर। हाँ बहुत आपने इतना अच्छा हैंडल किया, क्योंकि 16 साल की बच्ची जो कि पहली दफ़ा फील्ड में निकली है, वो तो फिर ट्रैप हो जाती।
हाँ हाँ, और देखिए सुनीता ने भी अपना करियर मॉडलिंग से शुरू किया और सुनीता इस चीज़ पर रोशनी डाल सकती हैं कि अच्छे बुरे हर तरह के लोग होते हैं फील्ड में। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मुझे होता है कि पेरेंट्स को भी थोड़ी सी चीज़ें समझनी चाहिए। और अब तो ज़माना बदल गया है, अगर उनको इतनी प्रॉब्लम थी, उनको चाहिए था ना कि पेरेंट्स साथ जाएं भाई, साथ जाएं। आप देखें, मैंने भी जब मॉडलिंग स्टार्ट की थी, मेरी इमीडिएट फैमिली तो वाज ओके, लेकिन मेरे कुछ रिश्तेदार थे जिनको प्रॉब्लम थी। तो मेरी अम्मी जो है वो मेरे साथ जाया करती थी। अच्छा। मैं कहीं भी जहाँ पर भी शूट पे, और वो सुबह से लेकर रात तक मेरे साथ बैठी रहती थी। वो तो फिर एक टाइम आया जब उन्होंने देखा कि हाँ भाई सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब जिन लोगों के साथ तुम काम करी हो कॉन्फिडेंट हो गई और तुम भी समझदार हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं भी 17 साल की थी जब मैंने स्टार्ट किया था। तो फिर उन्होंने आना छोड़ा, तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि अम्मी ने भी देख लिया माहौल, उन्होंने घर में जाके सबको भाई को, फादर को, सबको सेटिस्फाई किया कि हाँ भाई। अच्छा, फिर आपका अपना भी बिहेवियर बहुत काम आता है। अगर आप बहुत ज़्यादा वो होते हैं ना, एक कहते हैं चलिए चुलबुली नहीं, लेकिन रिजर्व थोड़ा सा रहना पड़ता है। मतलब अगर आप ओवर हो जाए ना, हर किसी से बात करना शुरू कर दें, तो लोग आपको ना हल्का लेते हैं। वो भी आपसे ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं, और फ्रैंकनेस जो है ना वो फिर आपकी जो लिमिट होती है ना वो क्रॉस कर जाती है। तो मेरा ये था कि मैं ज़रा रिजर्व रहती थी, तो लोग ज़रा कम मेरे से बात करते थे, थोड़ा सा डरते भी थे। तो उससे ये हुआ कि वो एक आपकी जो इज्जत कह लें वो भी बरकरार रहती है, और आपकी जो रिस्पेक्ट है वो एक अच्छे हाई लेवल पे रहती है। और कोई हैंकी पैंकी करने की हिम्मत भी नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको अपना थोड़ा मिजाज उस तरह का रखना पड़ता है, पूरी एनवायरनमेंट क्रिएट करनी। लेकिन ये बात है कि ये चूँकि 16 साल की हैं और इन्होंने बहुत ब्रेव अपना ये मुजाहिरा किया इसका, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। तो बेहतर ये है कि पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि अगर उनका बच्चा मॉडलिंग ही नहीं कोई और भी चीज़ अगर करना चाह रहा है, तो भाई आप उसको रोकने से पहले आप उस जगह पे खुद जाके उस जगह को देख लेना। आप क्योंकि जैसे इन्होंने कहा ना, लॉजिक्स मांगते हैं बच्चे आजकल के, तो अगर लॉजिक्स मांगते वो आपको खुद तो मिल गई, लेकिन एक बहुत मुश्किल प्रोसीजर से गुजरने के बाद मिली है। खुदा ना खास्ता अगर वो आपको वहाँ से निकलने नहीं देते, आप वहाँ फंस जाती हैं, आपके साथ अल्लाह ना करे कुछ 19-20 हो जाता, सो वो ट्रॉमा जो है वो फिर पूरी जिंदगी का होता है ना। तो कुछ कहेंगी आप? जी इस बिल्कुल। देखिए, इस खातून इनके साथ जो बच्ची के साथ वाक़या हुआ, एक तो इसने बहुत ज़्यादा समझदारी का मुजाहरा किया, उसकी जो सिक्स सेंस थी उसको फील हो गया, वाइब्स आ रही थी कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। और फिर उन्होंने जो जेस्चर्स उसको शो किए और जो इन्वायरमेंट उसने प्रोजेक्ट किया कि वहाँ पे जो लोग मौजूद थे और उससे उसको अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, तो आपको पता चल जाता है। लेकिन आपके अंदर से जो गट फीलिंग आ रही होती है, आप उसको रिजेक्ट कर रहे होते हैं, तो फिर आप ट्रैप हो जाते हैं। तो आई थिंक गट फीलिंग को जिन्होंने सुना और उस पर अमल किया, तो ये एक मैसेज है इसके अंदर बहुत बड़ा कि जब भी ख़वातीन, बिलखुसूस लड़कियां जो कम उम्री में हैं, और अगर वो कहीं ऐसी सिचुएशन में ट्रैप हो जाती हैं, तो अपनी जो इंटरनल फीलिंग्स हैं उस पर ज़रूर तवज्जो दें, एक दफ़ा उस पर गौर ज़रूर करें कि अंदर से आपको नेचुरली बिल्ट इन आपके अंदर एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, आपको पता चल जाता है सही है या गलत है। इवन ये भी कहा जाता है कि अगर मर्द आपको देख रहे होते हैं या घूर रहे होते हैं, तो ख़वातीन वो चाहे वो बैक साइड से घूर रहा हो, तो आपको पता चल जाता है देयर इज़ समथिंग फिशी और कुछ बैक साइड से गलत हो रहा है, तो आप फ़ौरन मुड़कर देखते हैं। तो ये जो नेचुरली है, आई थिंक इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने टैक्टफुली डील किया इस मैटर को और फौरी तौर पे उनके सिक्स सेंसेस ने काम किया और वो उस ट्रबल से। मैं राबिया आपसे पूछना चाहूँगी कि देखिए हर फैमिली के अपने नॉर्म्स होते हैं, उनको मतलब हर फैमिली के अपने रख रखाव हैं। तो अब अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी औलाद सर्टेन फील्ड में ना जाए, तो उसका तरीक़ेकार क्या है? लेकिन तरीक़ेकार निदा यही है कि बातचीत। आप अगर क्लियर नो बोलेंगे ना बच्चे को, अच्छा वो भी इस एज में अब जिसका जहन काम करने लगा है, जो सवाल पूछने लगा है, तो सिर्फ और सिर्फ नो कह देना काफ़ी नहीं है। डिस्कशन ज़रूरी है कि भाई नो का रीज़न क्या है और यस का रीज़न क्या है, ठीक है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। आप अपना बच्चे को बताएं कि भाई हम नो इस वजह से कह रहे हैं। अब वो उसमें आपकी भले फैमिली वैल्यूज़ हैं, उस वजह से आप मना कर रहे हैं कि भाई हमारे ख़ानदान में किसी ने ये काम नहीं किया, हमारे यहाँ इसे अच्छा नहीं समझा जाता और अच्छा इस वजह से नहीं समझा जाता, इसीलिए हम नहीं चाहते और हमारे ख़दशात ये हैं। अच्छा, फिर आप बच्चे को भी बोलने का मौका दें। अब आप बताएं कि आपको क्यों लगता है कि आपके लिए यही काम बेहतर है, ठीक है। बच्चा उसको भी रीज़न पता होना चाहिए। देखें, अक्सर बच्चे वही ना पीयर प्रेशर में आके करते हैं, सेंसेशनलाइज वो देख के, ग्लैमर देख के ये चीज़ें कर रहे होते हैं, क्योंकि आजकल एक्सपोजर बहुत है सोशल मीडिया के थ्रू। अब अगर एक बच्ची सिर्फ ये देख रही है, इंस्टाग्राम की रील्स देख के उसका दिल चाह रहा है कि यार मैं भी मॉडलिंग करूँ, मैं भी ये काम करूँ, उसको अपना रीज़न भी पता होना चाहिए। जब आप उससे पूछेंगे कि अच्छा आप बताओ आप क्यों करना चाहते हो, तो फिर वो अपना जहन टटोलेगी कि अच्छा मुझे क्यों करना है ये,
और जब वो ये अपने मुंह से कहेगी कि क्योंकि सब करते हैं, इनफ रीज़न नहीं है कोई काम करने का। और क्या रीज़न है? अच्छा ठीक है, एक ये रीज़न है, और क्या रीज़न है? इसके अलावा क्या है, क्यों करना चाहते हो? फिर उसके बाद अब अगर आपको लग गया कि भाई बच्चे का रीज़न बड़ा स्ट्रॉन्ग है और आपके पास उसका काउंटर नहीं है, तो फिर ये चीज़ आती है कि ठीक है, एक्सप्लोर करने दें विद सुपरविजन। जैसे सुनीता ने कहा कि साथ जाएं, ठीक है कि जी आप जाएं, आप उस बच्चे के साथ एक्सप्लोर करें, एक प्लान बनाएं बच्चे के साथ बैठ के अपने कि हाँ चलो ठीक है इसको एक्सप्लोर करते हैं, और लेकिन उसकी कंडीशंस ये होंगी, ठीक है मैं आपके साथ जाऊंगी या मैं भी थोड़ा दिन इन चीज़ों को देखूंगी, और आपकी बात मैं ये मान रही हूँ, आप मेरी ये बात मान, ठीक है। तो देखिए हर चीज़ में वो हो सकता है, अच्छा बुरा हर जगह हो सकता है। अच्छा, जैसे तो ये एक तरीका है। आप हार्मोन्स की बात करी थी कि चिड़चिड़ाहट और ये सब चीज़ें, तो क्या उसकी कोई मेडिकेशन भी होती है? अगर ज़्यादा हो रही है, आपको फील हो रहा है कि आपके टीनेज बच्चा ओवर बदतमीजी कर रहा है, ओवर चिड़चिड़ा हो रहा है, ना पढ़ाई कर रहा है, मतलब कि आपको लगता है ज़िंदगी बर्बादी की तरफ जा रही है, तो क्या ऐसा है कि जैसे हम थेरेपी करने के लिए ले जाते हैं और कोई ऐसी प्रॉब्लम है और ज़ाहिर है उनकी भी मेडिकेशंस होती हैं? देखिए पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये वक्ती तौर पे है, ठीक है, या ये अब थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो गया। उसके लिए हम 6 मंथ्स का पीरियड भी देते हैं कि कोई जैसे एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, ठीक है, या किसी से लड़ाई हो गई, या किसी का इंतकाल हो गया, या पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई, अगर वो विद इन 6 मंथ्स की है तो वो आप उसको लाइफस्टाइल थोड़ा वॉक करवा लें, बच्चे को अपने साथ लेके निकल जाएं, वेकेशंस पे चले जाएं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल को, स्लीप बेहतर कर लें, ठीक है ना, तो ये हो सकता है। लेकिन अगर वो मोर देन 6 मंथ्स रह रही है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एंग्जाइटी, मूड डिसऑर्डर या डिप्रेशन का एलिमेंट अब स्टैब्लिश हो गया है। तो उसके केस में फिर हम फैमिली सपोर्ट, psychological support, and then there are few mood disorders medications, antidepressants, anti-anxiety, जो कि हम बहुत लो डोज पे बच्चों को स्टार्ट करते हैं, फिर उसको बिल्डअप करते हैं और फिर उसके बाद फॉलो अप करने के बाद फिर वो ख़त्म भी हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ चीज़ स्टार्ट होगी, और ये एक टैबू नहीं बनाना चाहिए कि जो है ना मैं एंटी डिप्रेसेंट्स पे हूँ या एंटी एंग्जाइटी पे हूँ, नहीं, समटाइम्स एवरीबडी नीड्स दैट ना। तो वो आपने अपने बच्चे की शॉर्ट टर्म वो ठीक करने के लिए, बजाय इसके कि वो उसके अंदर रह जाए और वो मूड डिसऑर्डर का शिकार हो जाए, कोई ऑब्सेसिव कंपल्सिव हो जाते हैं, कोई कुछ इस तरह से, तो आगे जाके वो अपनी फैमिली ना बना सके। तो इससे बेहतर है कि आप अपने सामने उसको ट्रीट कर दें, बजाय उसको ससुराल में जाके ताना मिले या लड़के के साथ आगे जाके प्रॉब्लम हो। तो बहुत हर चीज़ की मेडिसिन अवेलेबल है। अरे सुनिए, तुम्हें याद है अपना टीनेज, तुम्हें कभी रिफ्ट हुई पेरेंट्स से या कुछ, कभी कोई ऐसा फेज आया ज़िंदगी में? नहीं, मेरी रिफ्ट नहीं हुई पेरेंट्स से, लेकिन मुझे ये याद है कि मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी। अच्छा। हाँ, किसी से बात नहीं करना, हर चीज़ में शर्माना, बहुत शाय थी। तो मुझे लगता है मेरे में वो कॉन्फिडेंस की कमी थी, लेकिन मॉडलिंग में आके मेरा वो कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर हो गया, क्योंकि आप इतने नए लोगों से मिलते हैं, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वो एक शऊर भी आता है, और फिर ऑब्वियसली एज के साथ साथ आप मैच्योर भी होते हैं। तो ये था। और मेरी फादर से मेरी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं थी क्लोज। अच्छा। हालांकि यूजुअली होता है ना, लड़कियां अपने फादर से ज़्यादा क्लोज होती हैं, मैं अपनी मदर से ज़्यादा क्लोज थी। लेकिन मेरा आई थिंक नेचर ऐसा था कि मैं एग्रेसिव तो थी नहीं बिल्कुल भी। तो मैं आई थिंक आई वाज अ वेरी नॉर्मल शाय काइंड ऑफ अ गर्ल, जो उस एज में नॉर्मली होते हैं। तो कोई इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करती? कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। अच्छा, हमारे पास आमना है और वो फिर अपनी टीनेज स्टोरी हमसे शेयर करेंगी, अपनी बेटी की स्टोरी। सॉरी जी, अस्सलाम वालेकुम आमना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं सिंगल पेरेंट हूँ और एक बहुत डिसहार्टेड, बहुत ज़्यादा समझें हारी भी मदर हूँ। मैं जब से सेपरेशन हुई थी, मैंने अपने बच्चों के लिए, मेरी 2 बेटियाँ हैं, मैंने उनके लिए यकीन जाने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। हर तरह की उनको आसाइश देने के लिए, हर तरह की, मतलब उनको कभी कोई परेशानी या कॉम्प्लेक्स फ़ील ना हो, मैंने अपने आप को ख़त्म कर दिया इसके लिए, इस एफ़र्ट के पीछे। मैं जॉब करती हूँ 9 to 5। मैंने फाइनेंशियली तो उन्हें हर तरह से सपोर्ट किया, लेकिन शायद मैं उनकी तरबियत नहीं कर सकी। मैं अपनी बच्चियों की शॉपिंग खुद करती हूँ, मुझे पता होता है वो क्या चीज़ पहन रही हैं, क्या है उनके पास, क्या सब कुछ। मैंने उनको मोबाइल फ़ोन्स प्रोवाइड किए और मैंने कभी इस चीज़ पे रोक टोक भी नहीं की, पूछा भी नहीं कि बेटा क्या कर रहे हो, उस पर क्या यूज़ कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ये मेरी गलती है, ये अब मुझे रियलाइज़ होता है। मेरी जो बड़ी बेटी है, मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही थी कि उसकी जो वार्डरोब है, उसकी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मैंने उससे पूछा
उसने मुझे कहा कि मम्मा मैं आप जब नहीं होती हैं, मेरे पास फ्री टाइम होता है, मैंने ट्यूशन्स करना शुरू कर दिए, मैं पढ़ाने भी जाती हूँ, मेरे घर में मैं बच्चों को भी बुलाने लगी हूँ। मैंने इतना नोटिस ही नहीं किया, मैंने टाइमिंग्स पूछी, उसने कहा हाँ कभी कोई टाइम बताया, कभी कोई टाइम बताया, मैंने इग्नोर कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसने मुझे डिस्कस किया कि मम्मा मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। मैंने इस चीज़ को बहुत नॉर्मल लिया, क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है कि बच्चों के साथ ऐसे अंडरस्टैंडिंग का मामला हो जाते हैं। मैंने उससे कहा ठीक है आप मुझे मिलवाओ। उसने जब घर बुलाया और मैंने जब गेट ओपन किया तो मैं तो देख के हैरान हो गई। वो कोई लड़का नहीं था, तकरीबन 38-40 साल का कोई आदमी था। और उसका कुछ गेस्चर भी ऐसा था जैसे अच्छा लंबा चौड़ा, बड़ी बड़ी मूछें, हाथ में गोल्ड की उसकी एक ब्रेसलेट, बहुत जैसे एक भाई टाइप का जिसको कहते हैं ना, गेस्चर इस टाइप का था। मैं बहुत हैरान हुई। खैर वो अंदर आए, मैंने उनसे अपनी कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए पूछा। मैंने कहा आप बेटे और अपनी वाइफ को भी ले आते, मैं समझी शायद फादर हैं। तो वो हंसे, कहने लगे नहीं मैं ही हशाम हूँ, यानी वो लड़का जो मेरी बेटी ने जिसके बारे में ज़िक्र किया था। मैं यकीन जाने मेरी तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये कौन आदमी है, और मेरी बच्ची अभी सिर्फ 17 साल की है और ये आदमी तो 40 साल तक का लग रहा है। मैंने उनको फ़ौरन घर से भेज दिया। मैंने उनसे कहा नहीं जी माज़रत, आपको तो शर्म आनी चाहिए, इतनी छोटी बच्ची को आपने अपनी बातों में वर्गलाया और इस तरीके से। खैर वो तो चले गए, लेकिन मेरी बेटी की और मेरी इसके बीच में बहुत झगड़े होना शुरू हो गए। वो बहुत ज़्यादा डिफेंड करती थी, बहुत कन्विंस करने की कोशिश करती थी, मैं उसे कन्विंस करने की कोशिश करती थी। बहरहाल कुछ अरसे ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद वो खामोश हो गई, उसने डिस्कस करना छोड़ दिया। मैं समझी बच्ची है, समझ गई होगी कि ये सही नहीं है और एज गैप भी है सब कुछ। कुछ अरसे बाद मैंने एक दिन, मुझे ऑफिस में लेट हो रहा था, मैंने कॉल की अपनी बच्ची को, छोटी बेटी को, कि बेटा मुझे थोड़ा लेट होगा, आप और आप ही जो है वो खाना वाना खा लेना। तो बच्ची ने मुझे बताया मेरी बेटी बाहर ट्यूशन पढ़ाने भी जाती थी और मैंने जहमत ही नहीं की कभी ये जानने की कि वो कहाँ जाती है। मैंने जब बेटी को कहा कि, तो बेटी ने मुझे कहा कि मम्मा आप ही तो सुबह से ट्यूशन पढ़ाने गई हुई, वो अभी तक आई नहीं है। मैं तो यकीन जाने मेरे तो हाथ पाँव फूल गए, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। मैं फ़ौरन घर भागी। मैं घर जाके जहाँ जहाँ मुमकिन था उसकी फ्रेंड्स, जो जगह ऐसी थी जहाँ मैं पूछ सकती थी कि बच्ची सुबह से गई हुई है अभी तक नहीं आई है, कहाँ गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं था। लेट नाइट उसका मैसेज आया मुझे किसी अननोन नंबर से कि आप परेशान मत होइएगा, और मैंने जो है उस आदमी यानी जो हशाम जो आया था मिलने, मैंने उससे शादी कर ली है और मैं बहुत सही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और आप परेशान मत होइएगा। मैं तो समझे मेरी तो दुनिया ख़त्म ही हो गई। मतलब मैंने तो हर आसाइश देने की कोशिश करी, लेकिन शायद मैं बीच में तरबियत करना भूल गई अपनी बच्ची की, उसे सही गलत बताना भूल गई। सबसे बड़ा मेरा नुकसान यही हुआ कि उनको दुनिया देने के चक्कर में मैंने तरबियत छोड़ दी। इट्स वेरी फ्रीक्वेंट इन आवर सोसाइटी, और बहुत ज़्यादा हमारे पास केसेस इस तरह के आते हैं पुअर पेरेंटिंग की वजह से। तकरीबन मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन में 2 साल से ज़ायद में रही हूँ तफ्तीश के अंदर। तो मैंने एक एवरेज निकाला, इस तरह के बहुत केसेस आते थे कि लड़कियां घर से अलॉटमेंट के केसेस में चली जाती थी और पसंद की शादी कर लेती थी, और कम एज की, क्योंकि हमारा कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। 18 साल के बाद है ना आपको, क्योंकि आपकी एडल्ट एज है। तो एज़ पर अर्ली चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 2013 के मुताबिक जो है, जिसमें कम उम्र की बच्चों की शादियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा कल्चर है सन में छोटी 6 साल की बच्ची के बूढ़े से शादी कर दी, या वो वट्टा सट्टा और इस तरह की वन्नी सुआरा बदले सुल में। तो ये जो मुख्तलिफ एंटी वीमेन कस्टमरी प्रैक्टिसेस थी, तो उसके हवाले से कानून आया सन में, और सन गवर्नमेंट के हम मशहूर भी हैं कि बड़ा ख़वातीन को सपोर्ट करने के लिए लेजिस्लेशंस बहुत ज़्यादा की हैं, क़वानीन मौजूद हैं। तो इस तरह के केसेस मैंने जब एवरेज निकाला तो तकरीबन 12 से 13 केसेस निकले मेरे डिस्ट्रिक्ट के एवरेज। और इसका जब मैंने देखा कि क्यों होता है, उसकी रीज़न्स क्या हैं, तो उसमें जो पेरेंट्स हैं, एक तो उनमें गैप है बच्चों में और पेरेंट्स में, उनकी तो पुअर पेरेंटिंग वाली रीज़न है। दूसरा जो अहम वो है, वो बच्चियां जो है ना ट्रैप बहुत इजीली हो जाती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, और उसमें वो जो वही बात है कि पेरेंट्स का कंट्रोल किस हद तक रखेंगे, क्या लिमिट्स होनी चाहिए। पेरेंट्स आर अथॉरिटेटिव। हमारे जैसे कल्चर में, ईस्टर्न वर्ल्ड में पेरेंट्स अथॉरिटेटिव हैं, उन्हें पता होता है बच्चों को कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि वो उस एज से गुजरे होते हैं, और फिर उसके बाद वो अपने बच्चों को कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बागी हो जाते हैं, और जब वो बागी होते हैं तो फिर उस एज को टैकल कैसे करना चाहिए। आई थिंक इसके अंदर सिर्फ पेरेंट्स की जिम्मेदारी या कसूरवारी नहीं है, इसके अंदर सोसाइटी का भी कंट्रीब्यूशन है एज अ होल। पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि पुलिस से डरना नहीं चाहिए। पुलिस का काम है रहनुमाई करना, और स्कूल लेवल पर अभी हमने लाइसेंस शुरू किया और मुख्तलिफ स्कूल्स में जाके बच्चों लाइसेंस यानी
आपस में कम्युनिटी के साथ एक ताल्लुक शुरू किया कि पुलिस से सिर्फ डरना नहीं है बल्कि अपना रहनुमा समझना है, और अगर जहाँ कहीं आपको दिक्कत है आप पुलिस की हेल्प लेकर उससे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं कि आप इस मसले में फंस गए हैं, आपको क्या करना है। स्टार्ट में हम बात कर रहे थे कि बच्चों के लिए क़वानीन मौजूद हैं, तो हमारा कानून बच्चों को सपोर्ट करता है इन दैट सेंस के बच्चा जो है, अगर जुवेनाइल छोटा बच्चा कम एज का, उसको हम जुवेनाइल कहते हैं, तो वो जो छोटा बच्चा है अगर उससे कोई ख़ता हो जाती है तो जो हमारा जुडिशरी का रवैया है और जो हमारा पुलिस का उसके साथ रवैया है, तो एक कानून है बच्चों का जुवेनाइल जस्टिस ऑर्डिनेंस, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस JJSO, तो उस कानून के तहत बच्चों को प्रोटेक्ट करने की हिदायत ज़्यादा है ना कि सज़ावार करने की। और अगर हम बच्चों को प्रोटेक्ट करें और उनकी रहनुमाई करें कि अगर गलती से किसी से ख़ता हो गई है तो बजाय उसको बड़ी सज़ा देने के उसको रिहैब करें। रिहैबिलिटेशन का मतलब उसको हम दोबारा से एक अच्छा इंसान बनाकर उसकी काउंसलिंग करके उसको सोसाइटी का एक अच्छा मेंबर बनाएं। मैं एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के पास वापस आते हैं, फिर हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अभी हम कहीं और निकल गए टॉपिक से इधर उधर होते हुए। सो ब्रेक के बाद मैं अपने टॉपिक पे दोबारा वापस आऊँगी और जो अभी हमने सुना है जो खातून है उनकी बच्ची का, उसके ऊपर फिर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी पिछला जो सेगमेंट था उसमें एक माँ ने अपनी बेटी की हवाले से परेशानी जो उनको हुई वो उन्होंने सुनाई, और उनको लगता है कि वो अब एक बाप बन गई, अगर कमाने लगी तो वो माँ वाला किरदार, जो कि माँ ज़्यादा बच्ची के करीब होती है और वो मतलब जो भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं उस पर ज़्यादा नज़र रख पाती हैं, वो नहीं रख पाई, और वो उनको गिल्ट है कि उसकी वजह से शायद उनको लगता है उनकी बच्ची की ज़िंदगी ख़राब हो गई। एक तो उस बच्ची ने जो 17 साल की थी, उसने 40 साल के आदमी से शादी की। सो आप लोगों को क्या लगता है कि वो क्यों, क्या क्या वजूहात हैं जिससे अट्रैक्शन वो बड़ी उम्र के आदमी या एक बेजोड़ रिश्ता जो डेवलप हो सकता है? आप सबसे मेरा सवाल है। सबसे पहली बात है कि जल्दी पैसे हासिल करना, जल्दी अमीर होना, बिकॉज उसका एक बैकग्राउंड चल रहा था, उसके फादर नहीं थे, सिंगल मदर थी, वो और लोगों को देखती होगी उसके पास ये है, उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है। एक वजह ये नज़र आ रही है। दूसरी वजह क्या है? देखिए निदा, अगर हम देखें ना तो लाशऊरी तौर पे ये बच्ची बाप ढूंढ रही है, तो इस तरह के आदमी की तरफ एक अट्रैक्शन उसकी नेचुरल होगी, जो इमोशनल बाप का जो एक रोल होता है, सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, ठीक है, वो एक इसी उम्र के आदमी से आएगी। अच्छा, तो अच्छा ये क्या लगता है कि, और ये दूसरी वजह है कि बाप की इमोशनल डिस्टेंस जो था वो, तो मैं क्या लगता है कि और क्या वजह हो सकती है सुनीता? आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि मुझे नहीं इसका जवाब पता, लेकिन मुझे सबसे पहले ये कहना है कि सबसे पहले ये कि अगर माँ समझ रही है कि उनकी गलती है तो वो ये ना समझें, क्योंकि ये उनकी गलती नहीं है। जाहिर सी बात है वो मजबूर थी। इस तरह हमारे ज़माने में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए काम कर रहे हैं और वो नहीं अपने बच्चों को इतना टाइम दे पा रही, तो वो अपने ऊपर ना लें। ये गलती उससे तो अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ किया ना, हाँ, उन्होंने तो यही सोच के नौकरी की ना कि मैंने अपने बच्चों की तालीम के लिए पैसे कमाने हैं, उनका पेट पालना है, तो वो अपने ऊपर ये चीज़ ना लें। लेकिन बच्ची ने ऐसा क्यों किया, आई एम श्योर ये लोग ज़्यादा बेहतर उस पर। अच्छा निदा, मैं सुनीता की बात को ना थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि हमें माओ को भी सिखाना है ना, कि पेरेंट्स को सिखाना है बेसिकली कि हो जाए अगर, तो भाई हम कहते हैं भाई शुरू से ही पेरेंटिंग हो तो नहीं होगा, अब नहीं हुई ना, शुरू से नहीं हो सकी, उसकी वजूहात थी। हमने पहले भी किसी शो में बात की है कि भाई ये सोचना कि मैं अपनी ज़ात को ख़त्म कर दूं और बच्चों पे सब लगा दूं, ये सही तरीका नहीं है। आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे अगर आपकी ज़ात उन्हें नज़र ही नहीं आएगी, तो ये तो चलें एक साइड में हम कर दें। दूसरी चीज़ ये है, अगर मैं बहुत छोटी सी मिसाल दूँ निदा, आप किसी किसी रेस्टोरेंट में जाएँ, आप खाने का वेट कर रही हैं, आपने कोई डिश ऑर्डर की हुई है, अब वो वेटर लेकर आ रहा है, आप तक पहुँचते पहुँचते वो डिश समझे उनके हाथ से स्पिल हो गई, टेबल पे गिर गई, आपके कपड़ों पे भी लग गई, ठीक है, और उन्होंने बस उसको उठाया और आपके सामने लाके ऐसे ही दूसरा रख दिया, आप क्या वो खाएंगे? कि मतलब आपको एक्नॉलेज नहीं किया कि हमसे गलती हो गई, आपसे ये नहीं कहा कि अच्छा मैडम सॉरी हमसे ये हो गई है मिस्टेक, तो आप हमें बताएं हम इसको कैसे कॉम्पनसेट करें, आपको हमारी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। मतलब आप एक्सपेक्ट करेंगे ना कि ये हो, आपका तो दिल चाहेगा आप वहाँ से उठ के चले जाएंगे, भाई ये क्या पहले गिरा दिया और लाके दूसरा पटक दिया। तो जब आप एक रेस्टोरेंट में एक वेटिंग स्टाफ से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो पेरेंट्स भी ये समझें कि भाई बच्चे भी ये नहीं हो सकता। अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं इस तरह की सिचुएशन में क्राइसिस मैनेजमेंट के, वो एकदम से अपना तरीका, अपना पेरेंटिंग स्टाइल चेंज करते हैं।
बच्चे और कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई शुरू से तो ये ऐसे चलती हुई आ रही हैं और अब एकदम चेंज हो गए, ये क्या हुआ है। ये सही तरीका नहीं है। आपको रियलाइज़ हो गया अगर कि यार मेरी किसी गलतियों की वजह से, लैकिंग्स की वजह से ये हो रहा है, आप बच्चे के साथ बैठें, अच्छा अब आप मिसाल दे के समझाएं। जो एक केस है इनका, जब वो उस आदमी को मिलवाने के लिए अपनी अम्मी के पास लाई, तो इनको कैसे टैकल करना चाहिए था? ठीक है, अब हम इनकी बात से सुन के लग रहा है ना कि ये समझ गई थी कि इनकी जो गैर मौजूदगी रही है बच्चियों की लाइफ में, उसकी वजह से ये हुआ है। ये चीज़ वो बच्ची को बिठाती, उससे बात करती कि बेटा देखो, मुझे अंदाज़ा है कि मैं आपकी लाइफ में मौजूद नहीं रही और इस वजह से आप लोगों को बहुत परेशानियां, बहुत तकलीफ़ें आपने शायद सही होंगी जो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं मौजूद नहीं थी सुनने के लिए। अच्छा, अब मैं क्यों मौजूद नहीं थी, उसके पीछे ये रीज़न्स थे, लेकिन अब वो हो गई मुझसे गलती। मैंने अपना बेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो शायद आपके लिए बेस्ट आपको नहीं हो लगता है सका। इन बातों से वो बच्ची रुक जाती? मुमकिन है कि रुक जाती। देखिए, उसके जहन में कुछ ना कुछ तो वो होता है कि माँ ने एक्नॉलेज किया, अब हम ऐसा करते हैं, अब हम देखो जो गलतियाँ हो गई हैं ना, अब हम उनको ठीक करते हैं। आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, मैं कैसी माँ बनूं। अभी वो अभी बात ये है ही नहीं, अभी तो वो इश्क में मुब्तला अभी तो वो है। इश्क में मुब्तला है। आप मुझे जवाब दे सकती हैं इस बात उसके का? कुछ रेड फ्लैग्स थे, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम बॉर्डर के जब बाहर चली जाती हैं तो हम शायद उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे डिजीज़ की भी बात है, शायद इस वक्त तो नहीं कर सकते थे, जैसे आप कह रही हैं। मेरे हिसाब से 90% मुआवजा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन इस वक्त वो हार्मोन्स भी आपके उस लेवल पे होते हैं, इश्क में आप मुब्तला होते हैं। आपने कुछ रेड फ्लैग्स पहले देखने थे, जब वो गिफ्ट्स ला रही थी, जब वो अलग अलग जगहों पे जा रही थी अलग अलग टाइम पे। तो आपने ये भी नहीं करना कि अथॉरिटेटिव कि मैं जाके तुमने ये कहाँ से। जस्ट ट्राई टू बी फ्रेंडली और उसको इंक्वायर करें, किसी तरह से उसके दोस्तों से मिलें, जहाँ वो जा रही है वहाँ पर देखें, ताकि उसको पता चले किस एनवायरनमेंट में वो घूम रही है। रेड फ्लैग्स होते हैं आपके एक मैं आप लोगों को बात कहना चाहूँगी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं अपनी जगह, लेकिन एज सिंगल मदर मुझे पता है कि कोई आसानी से अपने घर को ख़त्म नहीं करता, बहुत मुश्किल होते हैं। लेकिन जब सिंगल मदर होती है ना, तो उसका भी बच्चे कभी कभार फ़ायदा उठाते हैं। वो रोब, वो दबदबा एक अब्बा के होने से जो होता है ना, वो खाली अकेली अम्मा होती है, तो वो नहीं रहता। तो शायद ये अगर उससे बात करती और वो इश्क में मुब्तला होती, तो फिर भी उनके काबू में नहीं। एक्चुअली कभी कभार हम पेरेंट्स की नहीं सुनते, हम फ्रेंड्स की सुन लेते हैं, हम खालाओं की सुन लेते हैं, हम डॉक्टर की सुन लेते हैं। तो मेरे पास जब पेशेंट्स भी आते हैं ना, वो कहती हैं, जैसे सपोज करें ये बहुत मोटी हो रही है, खाना खाती है और सुनती नहीं है। भाई आप ना बोले, मैं बोल रही हूँ, मेरी सुन लेगी, ठीक है। तो कभी कभार वो उनसे रिजिडिटी इख्तियार करते हैं, वो इरिटेटिव हो जाते हैं। जैसे हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं कि टीनेजर्स में होता ही है कि हाई लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की वजह से उनके दिमाग में स्ट्रेस और इरिटेबिलिटी होती है, तो वो आपकी बात नहीं समझेंगे। तो ट्राई टू सीक हेल्प फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट, कोई खाला, कोई फुप्पी, कोई दोस्त, और कभी कभार वो वर्कआउट कर जाता है वो चीज़। यानी आपको कहने का मकसद है इनको अपनी बेटी को थेरेपी पे ले जाती कि थोड़ा बात करे कि देखो बाद में चलकर उसको आफ्टर इफेक्ट्स बताए कि अभी तुम मोहब्बत में शादी कर लोगी, मगर तुम्हारा एज डिफरेंस इतना है कि बाद में चल के तुम्हें और बेयर करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, किसी की मिसाल देके साथ होता है, देखो ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है ना। फिर उस बंदे को भी अब आप समझा सकते हैं, बुला सकते हैं कि भाई अभी आप ये कर रहे हो, या उससे भी आप बात कर सकते हैं अगर वो इस काबिल हो बात करने। आई बिलीव कि लेटर ऑन फर्ज करें अगर उसने कर भी ली और उसकी शादी नहीं चली और वो वापस आ गई, एग्जैक्टली, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। तो आप उसको एक्सेप्ट करें, बजाय उसके कि उसको ताने मारे कि मैंने तो तुमसे कहा था, मैंने तुम्हें ये कहा था, तुमने मेरी एक ना मानी। ये करने के बजाय उसको तसल्ली दें, क्योंकि उस वक्त उसको ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यंग एज में ये होता है। यंग एज में आपने शादी की, वो मुश्किल से 1 साल 2 साल, तीसरे साल वो ख़त्म हो जाती है। और आपको पता है कि आपकी बेटी छलांग लगा रही है कुएं में और वो नहीं रुक रही आपके कहने पर, तो फिर उससे अब वो छलांग लगा चुकी है, लेकिन आएगी तो पलट के वो अपने घर ही वापस तो उसका साथ दें, उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि उसके पास और जिंदगी पड़ी है, अभी पूरी लाइफ पड़ी है, जिंदगी वो स्पॉइल हो जाएगी। एक ट्रॉमा से निकली है, अच्छा, पहले ट्रॉमा। अब मैं यहाँ घूम के दोबारा उस चीज़ पर वापस आती हूँ। देखिए, मुझे नहीं पता वो बच्ची की इमोशनल एक खलिश थी, एक जगह उसकी खाली थी, उस वजह से अट्रैक्ट हुई है। उस बच्ची को वो लालच, या जो आजकल आप सोशल मीडिया पे देखकर महंगे मोबाइल, कपड़े, ज्वेलरी या जो भी और अट्रैक्शन थी वो थी, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर हम आपसे ये पूछें कि हम अपने बच्चों में वो लालच, वो हवस, वो डेवलप नहीं होने दें, उसके लिए हमें उनके साथ क्या करना चाहिए?
मेरे देखिए साथ उस हाँ जी आप क्योंकि देखिए हम अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी नहीं करते, ठीक है ना, या तो बहुत कर देते हैं या बिल्कुल ही नहीं करते। देखिए निदा, उसका तरीका ये है कि जब छोटी उम्र में आप समझें 7 इयर्स के अंडर बच्चा ना बहुत सारी चीज़ें समझता नहीं है, आप वहाँ पे बातें नहीं कर सकते, वहाँ पे बिहेवियर्स के थ्रू आप सिखा सकते हैं। आप किस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, किस चीज़ पे तारीफ़ कर रहे हैं, बच्चे को किस चीज़ पे रिवॉर्ड दे रहे हैं। तारीफ़ भी एक रिवॉर्ड होती है, उससे एक बहुत बड़ी बेस डेवलप होगी कि बच्चा उन चीज़ों को सीख करेगा। अच्छा रिजल्ट आने पे आपने तारीफ़ कर दी कि हाँ भी बड़ा अच्छा रिजल्ट आ गया, और अच्छा नहीं आया तो आप डिसअपॉइंट हो गए, आपने डांट दिया, आपने बात नहीं की, तो अब वो बच्चा एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड बन रहा है कि मुझे कुछ जल्द हासिल करना है, जल्दी से करना है, उसके पीछे जो एफर्ट है, स्ट्रगल है, उसको नहीं देख रहा। आप स्ट्रगल को अप्रिशिएट करें, हाँ बेटा तुमने बड़ी मेहनत की, ठीक है ना, जो तुम बड़ी अच्छी तैयारी कर रहे हो, मुझे बड़ा फ़ख्र है तुम पे, ठीक है, ये चीज़ है। बच्चा हाँ मेरे स्ट्रगल्स को अप्रिशिएट किया जा रहा है, मेरे एफर्ट को, तो वो बच्चा खुद ही सीखेगा ये कि भाई मेहनत करनी है, मेहनत करना अच्छी चीज़ है, उसे मेहनत करना अच्छा लगेगा। तो एक ये चीज़ है जिसको हम वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि देखिए थोड़ा सा ना कंट्रोल रखना चाहिए, बच्चों की भी हर ख्वाहिश को पूरा नहीं करना चाहिए, ज़रूरतें पूरी करें। ख्वाहिश पे मैंने पहले भी कई दफ़ा शो में कहा है कि भाई ख्वाहिश को देख लें, ग्रीडीनेस कैसे ना बच्चों हाँ। की जो है ना उसको कंट्रोल कैसे रखें, जो बच्चों की ग्रीडीनेस है, क्या तुम अपने बच्चों की परवरिश के हवाले से कोई मिसाल दे सकती हो? हाँ, जैसे आपको पता है मुझे ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है, तो हम लोग हर साल जून जुलाई की छुट्टियों में कहीं ना कहीं जाते हैं घूमने। तो मुझे ऐसे ही ख्याल आया, मेरे बच्चे वैसे हैं बड़े अच्छे, वो ज़्यादा नहीं तंग करते इन चीज़ों पे, लेकिन मैंने हसन से कहा, मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है जैसे इन लोग को ना आदत हो गई है, इनको पता है अच्छा भी जून और जुलाई की छुट्टियाँ आएंगी और हम लोग किसी अच्छी जगह पे बाहर घूमने जाएंगे। तो मैंने कहा हम एक काम करते हैं, हम एक साल नहीं जाते थे, तो मैंने उन लोग को कहना शुरू कर दिया कि हम इस साल नहीं जाएंगे। पूछा उन्होंने क्यों नहीं जाएंगे, मैंने भी उनको रीजंस दिए कि हाँ भाई चीज़ें महंगी हो गई हैं, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, और मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि हम हर साल जाते हैं और इतने पैसे खर्च करते हैं। अच्छी बात है आप घूमने जाएं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आप लैविश हॉलीडे करें, यू नो। तो इस दफ़ा हम नहीं गए, थोड़ा सा बोर होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं उनको थोड़ा सा बिजी रखूं। जैसे मैं और हसन सुबह में जिम जाते हैं, तो हम उनको भी साथ ले जाते हैं। बेटा बड़ा शौक से करता है, बेटी नहीं करती। मैंने कुछ नहीं कहा, वो जाती है कोने में बैठ जाती है, एक दिन कुछ नहीं किया, दूसरे दिन चढ़ी ट्रेडमिल पे, तीसरे दिन रोइंग करी, यू नो, थोड़ा करके। तो एक ये है कि वो थोड़ा सा बिजी भी रहते हैं, थक भी जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है। बेटा मेरा चूंकि रोइंग करता है, वो उसमें भी बिजी रहता है। और तुमने ये गैप इसलिए दिया उनको, ये थोड़ा सा बताने के लिए कि हाँ भाई चीज़ें इतनी आसानी से ज़िंदगी में नहीं मिल जाती, यू हैव टू वर्क फॉर इट। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा वी आर वर्किंग फॉर इट सो दैट नेक्स्ट ईयर हम किसी अच्छी जगह पे जा सकें, ताकि हम पैसे जमा करें। अब ये जो 2 महीने ये आप लोग ने अपने किस तरह से यूटिलाइज़ करने, क्योंकि मैं आपको ना किसी समर कैंप में डालूंगी, आपकी जो अपनी फ्रेंड्स के साथ आप महीने में 2-3 दफ़ा जो जाते हैं वो आप जाएं। जिम हम जा रहे हैं, आप हमारे साथ जिम जाएं, आप अपनी कोई बुक्स रीड कर लें। हाँ, जाहिर सी बात है थोड़ी देर आप अपना फ़ोन भी यूज़ करें, टीवी भी देखें, वो भी पार्ट ऑफ लाइफ ही है। तो वो इस तरह से हमारे ये 2 महीने चल रहे हैं। फिर हमारी कोशिश ये होती है कि अगर हम जितने मर्जी थके हुए, हम रात में थोड़ी देर इनके साथ ज़रूर बैठें, बात करें, पूरा दिन क्या किया, कौन से दोस्त से क्या बातें हो रही हैं, क्या प्लान बन रहा है। तो यू नो वो उस तरह से हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब पता नहीं है, मैंने फर्स्ट टाइम किया है, बट देयर प्रीटी ओके। उन्होंने हमसे कोई जिद नहीं की कि यहाँ जाना है तो वहाँ जाना है। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल अगर उनको कोई नया गैजेट चाहिए या कोई चीज़ जिंदगी में चाहिए, तो वो उसका तुम क्राइटेरिया क्या रखते हो? टू अर्न फॉर इट। अब जैसे मेरे बेटे ने 2 साल पहले कहा कि मुझे एक्सबॉक्स चाहिए, ठीक है, तो हमने उस साल उसको नहीं डला के दिया। हमने कहा ये तो बहुत महंगा है, और हम ये कर सकते हैं कि आपकी जब बर्थडे आएगी उसमें से जो आपको पैसे मिलेंगे वो आधे पैसे आप हमें एक्सबॉक्स में डालने का, आधे पैसे हम डाल देंगे। तो उसने वेट किया, उसने वेट किया पूरा साल, उसकी बर्थडे आई, उसके बर्थडे में से जो उसको पैसे मिले वो उसने हमें दिए। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे, लेकिन ये कि फिर बाकी हमने डाल दिए। फिर अब हम क्या करते हैं, क्योंकि एक्सबॉक्स एक ऐसी चीज़ है जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं, थ्रू आउट खेलना शुरू कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, जब स्कूल डेज होते हैं उसमें क्योंकि आपको ऑनलाइन उसका वो कार्ड होता है वो लेना पड़ता है, वो हम नहीं लेते। हम लेते हैं जून जुलाई में, और फिर हम लेते हैं दिसंबर में। तो ये 3 महीने वो खेलता है, उसके अलावा वो नहीं खेल सकता। तो वो हमने पहले से शर्तें
की हुई थी जिस पे उसने एग्री किया था। अब चूंकि उसने एग्री किया तो अब वो खुद भी नहीं कुछ बोल सकता, तो अब ये चल रहा है इस तरह। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनीता ने हाईलाइट किया कि बच्चों के अंदर कॉम्प्लेक्सेस डेवलप होते हैं, या तो वो एहसास से बर्तरी का शिकार हो जाता है या कमतरी का। तो पेरेंट्स को देखना चाहिए कि उसको किस वक्त किस चीज़ की नीड है, और हर चीज़ हर वक्त दे देने से बच्चों के अंदर जो है वो एक एहसास बर्तरी पैदा हो जाता है कि एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। जो कुछ मांगेंगे माँ बाप ला के देंगे, और माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हम बेस्ट करके दें बच्चों के लिए। तो आई थिंक कि जो चीज़ हम कर भी सकते हैं उनके लिए, उनको थोड़ा वेट करवा के दें, ताकि उनके अंदर एक सेंस ऑफ स्ट्रगल भी आए कि हर चीज़ खुद से नहीं मिल जाएगी। ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें इन चीज़ों को सीखना होगा। तो बहुत अच्छी उन्होंने एक टिप भी दी और एग्जाम्पल भी माओ के लिए कि ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को सिखाया जाए कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। और इसी तरीके से जो मोबाइल है उसका यूटिलाइजेशन भी जो है वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए करें। हर चीज़ हर बच्चे को अवेलेबल ना करें कि एवरी टाइम या किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो सकती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी डेवलप करती हैं, ख्वाह वो एहसास कमतरी बना दे आगे जाके पर्सनालिटी में, या एहसास बर्तरी। तो आई थिंक एक मीडियम अप्रोच रखने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ किसी भी एक्सट्रीम पे ना जाए। मॉडरेशन पे रहेंगे तो ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी, और पेरेंट्स को ये सिखाने की ज़रूरत है। मेरे नेक्स्ट जो यहाँ पे हैं पर्दे के पीछे, उनका नाम है दानियाल। अब देखते हैं कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी दानियाल। जी, मुझे अपनी स्टोरी सुनाते हुए काफ़ी शर्मिंदगी हो रही है। मेरे वालिद साहब एक मेहनती इंसान है काफ़ी, और कुछ टाइम पहले उन्होंने हमसे कहा, सारे बहन भाइयों से, कोई 1 से 1.5 साल पहले, कि अब मैं तुम लोग की पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये है कि तुम लोग अपने इंटर के बाद अपने एक्सपेंस खुद बेयर करना शुरू कर लो। तो मैं ये सोचता था कि नहीं, मुझे तो आगे यूनिवर्सिटी लाइफ देखनी है, मैं इतनी जल्दी कमाने लग जाऊं। तो मैं यही सोचता था कि मैं अपना कुछ काम शुरू करूं या किसी तरह अर्निंग शुरू कर दूं। तो मुझे ये डिफरेंट आइडियाज़ आते थे कि मैं किसी तरह अपनी अर्निंग के लिए कुछ मैनेज करूं, ऑनलाइन अर्न कर लूं, क्योंकि यूजुअली ऐसा ही है कि मेरे दोस्त भी ऐसे अर्न करने लग गए हैं। तो मेरा एक करीबी दोस्त ने मुझे बताया कि वो ऑनलाइन अर्न कर रहा है, और ये है कि अपने एक्सपेंस भी वो खुद बेयर कर लेता है, जैसे कि अपने कपड़े, अपने शूज़। तो मैंने कहा, यार तुम कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो? तो उसने कहा, ये मैं ऑनलाइन गेम खेल रहा हूँ, उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं और बिड लगाते हैं। बिड का काइंड ऑफ अगर मैं कहूँ तो बैट लगाते हैं, और उसमें ये है कि पैसे मेरे, जैसे लेट सपोज मैं 500 इन्वेस्ट करता हूँ तो उसके ये है 700, 800, 1000। तो इस तरीके से बैट, उस पर डिफरेंट गेम्स होते हैं, तो बैट लगाते हैं तो अमाउंट बढ़ जाती है। तो मुझे काफ़ी अच्छा आइडिया लगा कि मैंने सोचा मैं इससे कमा सकता हूँ। ऐसे ही मैंने फिर कुछ टाइम मैंने अपनी सेविंग करी। 1-2 महीने के अंदर जैसे मुझे 500,000 रुपीज़ अपने फादर से मिल जाते थे मंथली खर्चे के। तो मैं सोचा कि मैं इन्वेस्ट करता हूँ, इससे मुझे थोड़ा ये है कि मेरा कुछ मैं अर्न करने लग जाऊँगा, और ये कि अपने फादर को बताऊँगा कि मैंने ऐसा अर्निंग करना भी शुरू कर दिया, और कल को ये है कि मुझे जॉब नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने शुरू में तो मैंने बहुत अपना नुकसान किया, पैसे लगाए, डूबे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि मैं कमाने लग गया। और जब मैं बैट लगाता था तो इन रिटर्न मुझे अमाउंट आने लग गई कि मैं उसको 2x डबल अमाउंट करने लग गया। लेकिन मेरी अमाउंट जो थी वो काफ़ी कम थी, लेकिन मैं चाहता था कुछ कि अमाउंट ज़्यादा आए। तो अमाउंट ज़्यादा रिसीव करने के लिए मुझे ये था कि मैं ज़्यादा अमाउंट लगाऊं। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, घर से ज़्यादा पैसे मिलते नहीं थे। तो मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब मुझे ज़्यादा अमाउंट देते नहीं थे, और मैंने बताया नहीं उनको, क्योंकि वो बिलीव नहीं करते थे ऑनलाइन अर्निंग ये सारी चीज़ों पे सही से। और ये गेम के बारे में मैंने बताया नहीं कि ऐसे ऐसे पैसे डबल हो रहे हैं। तो मैंने उनके ये है कि वॉलेट से थोड़े अमाउंट निकालने लग गया, अम्मी के बाद पर्स से थोड़े पैसे निकाल लिया करता था, और पैसे ऐसे ही मेरा अकाउंट बना हुआ था तो मैं उसमें पैसे डालता था और गेम के अंदर इन्वेस्ट करने लग गया था। तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि इन्वेस्ट करने लग गया, घर वालों को फ़ील होने लग गया, मेरे अब्बा देखते थे यार कि वॉलेट से पैसे मिसिंग है, या अम्मी को पता चलने लग गया था पैसे कहाँ जा रहे हैं। तो मुझे लगा ये मैं ज़्यादा अमाउंट निकाल नहीं सकता, इससे मेरा मसला हो जाएगा घर में ना, तो घर वालों को पता चल जाएगा। तो फिर मेरे दोस्त ने बोला कि देखो ऐसे तो हम ज़्यादा नहीं कमा सकते, इसके लिए हमें दूसरा रास्ता चूज़ करना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि हम बाहर कुछ किसी से चोरी कर लेते हैं,
या मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा मैं कभी कदम उठाऊंगा, लेकिन जेल में जाओगे हम तो शुरू पुलिस में बैठी हुई है। हम दोनों दोस्तों ने मिलके पहले तो अटैम्प्ट करी तो हमें समझ नहीं आया कैसे ये स्नैचिंग करते हैं, तो हमें समझ नहीं आया, हम बैक ऑफ हो गए। फिर हमने सेकंड टाइम अटैम्प्ट करी तो हमने ये कि हमसे स्नैचिंग हो गई, और ये कि बहुत ज़्यादा अमाउंट हमें स्नैचिंग के थ्रू मिल गई, तो हमें लगा कि यार बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, हम तो इससे बहुत पैसे बना सकते हैं, बहुत अर्न कर सकते हैं। थर्ड टाइम भी हमने स्नैचिंग करने गए तो हम पकड़े गए और हमें बहुत मारा गया, इतना मारा गया कि बीच में पुलिस वाला आए और हमें फिर जेल हो गई। मेरे फादर की तकरीबन जितनी सेविंग्स थी सिस्टर की शादी के लिए, वो सारी उनकी इसमें मुझे बाहर निकालने में इन्वेस्ट हो गई, और अब मुझे समझ नहीं आता, मैं अपने फादर को फेस नहीं कर पाता, इतनी मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैंने एक गेम की लालच में आके इतनी लाइफ के बड़े कदम उठा लिए, और मेरा बाप सर उठा के घूम नहीं पाता, रिश्तेदारों के सामने नज़रें नहीं मिला पाता, और इतनी मुझे शर्मिंदगी होती है, मेरा दिल करता है कि मैं मर ही जाऊँ। उफ, तो आपकी कहानी में तो सारी चीज़ें हैं। मतलब जो गलतियाँ आपने की, फिर उसका जो भुगतना पड़ा, वो सब चीज़ें इसमें मौजूद हैं। इस पर डिस्कस करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो ब्रेक से पहले आपने जो खुद ही एक्चुअली उस लड़के ने अपनी पूरी कहानी बता दी कि किस तरह उसको आदत डेवलप हुई। जो गेम्स हैं अलग अलग, बहुत सारे सोशल मीडिया पे बैटिंग ऐप्स होते हैं या गेम्स होते हैं, उसमें वो थोड़े पैसे कमाने की चाह में वो बड़े चीज़ें क्राइम्स हो जाते हैं। मुझे आपसे ये पूछना है, जो आप ज़ाहिर है गिरफ्तार करते हैं इस तरह स्नैचर्स को, या एडवेंचर के लिए करते हैं ये लोग, ज़रूरत के तहत करते हैं, ये क्या परसेंटेज क्या है जो इन बच्चों का ताल्लुक किस तरह के घरानों से होता है? वेल थैंक यू। देखिए, इस तरह के जो केसेस आते हैं उसके अंदर ज़्यादातर तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास होती है। अच्छा। जिसके अंदर फाइनेंशियल उनके कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते, हैंड टू माउथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इस तरह के बच्चे ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं। ये पढ़े लिखे होते हैं या ड्रग्स की वजह से? ज़्यादा पढ़े लिखे, जो हमारे पास रिपोर्टेड डेटा है उसमें इतने पढ़े लिखे बच्चे नहीं होते। अच्छा। इसी से रेलिवेंट और भी क्राइम आते हैं, जैसे बच्चे बाइक चोरी करना बहुत एक पैशन समझते हैं, और जब उनको घर में निगलेक्ट कर दिया एक्सक्यूज मी, घर में समझते हैं बाइक चोरी करना। अच्छा। वो स्नैचिंग ए थ्रिल उनको फील होता है, ओवर स्पीडिंग करना, वन व्हीलिंग करना, यहाँ से ये स्टार्ट करते हैं और फिर बाद में जाके वो कहते हैं कि अपने मोहल्ले में दादा बने हुए। यस एग्जैक्टली। तो वो इनके अंदर एक होता है कि दोस्तों के अंदर अपनी भरम शो करना कि मैं ये कर सकता हूँ, ये स्किल्स हैं। अच्छा, इसके पीछे भी फैक्टर ये है कि जो पेरेंट्स बच्चों को कह देते तुम अच्छा स्कोर नहीं कर सके, तो वो कहता है कि मैं किसी तरह अपने आप को मनवाऊँ, तो फिर वो गलत डोमेन में निकल जाता है। और फिर वो चाहे बाइक छीनना हो, चोरी करना हो, या छोटा ड्रग यूसेज करना हो, अच्छा, सिगरेट पीना हो। अब मुझे एक बात बताइए, अब फर्ज करें किसी बच्चे ने इस तरह की जो 17 से 18 से कम का है, उसने ये गलती कर ली है, सो आप उसको किस तरह टैकल करते हैं कि वो थोड़ा साफ सुथरी जिंदगी में वापस जा सके? मेरे पास एक एग्जांपल है एक बाइक चोरी करने वाले बच्चे की। वो कोई 11-12 साल का था। मैं एसपी बल्दिया थी, तो वहाँ पर वो बच्चा जो है वो बाइक इस तरह चोरी करता था। उसके सामने एक गाड़ी चलाता था, वो पीछे बैठता था। जैसे ही वो देखते थे कहीं बाइक अनअटेंडेड है, तो वो वहाँ से उतरकर उस गाड़ी पर बैठ के 12 साल का बच्चा बाइक चलाकर निकल जाता था, और इस तरह से वो आगे जाके बेच देते थे। तो ये उनका चोरी करने का मॉडस ऑपरेंडी था। फिर ये हुआ कि जब वो पकड़ा गया तो उसको हमने पेरेंट्स को ट्रेस किया कि कौन बच्चा था, कहाँ था। तो जब उसकी वालदा तक पहुँचे तो उन्होंने बताया कि मैं तो उसको जंजीरों से बांध के रखती हूँ, किसी तो और काबू नहीं आता। और इस तरह की हरकतें की पहली बार नहीं पता था कि चोरियां करता है। उसको पता था, और शी वाज फेल्ड, मिजरेबली फेल्ड, कि वो अपने बच्चे को कंट्रोल कर पाए, और वो नहीं कर पा रही थी। तो पेरेंट्स उससे बहुत ज़्यादा तंग थे। फिर हमने उसको अदालत में पेश किया, चूँकि बाइक चोरी करना और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब सीरियस क्राइम है। तो जब इसको कोर्ट पे हमने पेश किया तो वहाँ पे किसी को यकीन ही ना आए। अदालत भी कहे कि भाई ये जो है बच्चा इतना छोटा सा ये कैसे कर सकता है। सो उसका एक वाक़या नहीं था। फिर हमने उस पर सर्विलेंस की और उसको अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की, किसी तरह से वो इस गलत काम से बाज आ जाए। लेकिन चूंकि वो हैबिचुअल था तो वो प्रोफेशनली ये काम करता था।
इसी तरह से पिक पॉकेटिंग का भी, बच्चों की 2 फिंगर्स यूज करते हैं और जेब से पैसे निकाल लेते हैं और चलते फिरते किसी के पास जाते हैं और वो इस तरह की हरकत अच्छा, यहाँ मैं आपको एक दफ़ा रुकूंगी। ये हैबिट चोरी की ये कैसे डेवलप होती है? ये क्या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है? ये जो चोरी करते हैं, बहुत सारे लोग तो आदतन चोरी करते हैं, ज़रूरतन तो होती है लेकिन आदतन भी करते हैं। बिल्कुल करते हैं, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। हमारे पास इसका एक डायग्नोसिस है क्लेप्टोमेनिया, जिसमें सिर्फ अर्ज होती है चोरी करने की और वो ज़रूरत नहीं है मुझे उस चीज़ की, मुझे चोरी करने की अर्ज। शॉपलिफ्टिंग बहुत करते हैं ना, शॉपलिफ्टिंग और ये सारी चीज़ें। अब ये अगेन ये जो डेवलप हो रही होगी, इसके पीछे बहुत सारी पेरेंटिंग और बचपन में हुई हुई चीज़ें, ये सब कुछ होगा, लेकिन एक बीमारी है ये। और थोड़ा सा निदा अगर मैं इस केस पे वो डालूँ तो मैं फिर से पेरेंटिंग पे जाऊँगी। देखिए, इनके फादर ने, अब इन्होंने कहा कि ये 12th में थे, इंटर में थे, तो इनके फादर ने एकदम ऐलान कर दिया कि भाई अब मैं आगे नहीं कर सकता, अब तुम लोग अपना खुद से करो। ये चीज़ गलत है। मतलब आपने जो है बच्चों को तैरना सीखे बगैर जो है उन्हें समंदर में धक्का दे दिया। भाई आपके हालात आपको पता है पहले से ख़राब थे, आप थोड़ा पहले से बच्चों को अपने साथ लगाते कि बेटा हमारे हालात ऐसे हैं, हम सब मिलके करेंगे और आगे इस तरह हो सकता है, तो उनमें एक मेहनत करने की आदत शुरू से डेवलप होती आपकी सुपरविजन में। तो ये एकदम से कर देना, तो अब बच्चे को क्या पता मुझे क्या करना है, तो उसने तो आसान रास्ता ढूंढा कि भाई मुझे अपना खुद से खर्चा उठाना है, खुद से करना है, तो मुझे तो जल्दी पैसे कमाने। तो ये चीज़ आई टोटली एग्री, क्योंकि मैंने अब थोड़ी देर पहले कहा था तालीम बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई डॉक्टर और पीएचडी करे, या कोई टेक्निकल फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कंप्यूटर सिखा दें, आप उसको कोई मैकेनिक की दुकान पे बिठा दें, कुछ भी कर दें कि वो टेक्निकली इतना ज़्यादा इक्विप्ड हो कि वो उसे पता है कि मैं ये चीज़ करूँगा तो पैसे कमा लूँगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने बच्चों को कोई ना कोई स्किल और तालीम देनी है। ये पेरेंट्स नहीं कह सकते कि मैं नहीं कर सकता। मकसद है आजकल मैं नहीं कर सकता जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ स्किल होना बहुत जरूरी है। हर कोई पीएचडी नहीं कर सकता है, जैसा मैं कह रही हूँ। ये है तो, और ये देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, मैं गवर्नमेंट स्कूल में अवेयरनेस देने जाती हूँ, कितने बच्चे वहाँ पढ़ रहे होते हैं, वहाँ फ्री बुक्स आ रही होती हैं। ये कहना कि मैं नहीं कर सकता, ये पेरेंट्स के डोमेन में नहीं आता, हम मिल के करेंगे, दिस इज द पॉइंट। बच्चों में ऐसा होता है कि छोटा बच्चा है वो टॉय से चोरी स्टार्ट करता है और पेरेंट्स अगर कंडेम ना करें, उसको मना ना करें, समझाएं नहीं कि बेटा ये तुमने गलत उठा लिया, कज़न का टॉय है, ये वापस उसी जगह रख के आओ जहाँ से लाए थे, तो उसके अंदर एक गिल्ट का एहसास होता है और शायद वो सब सुधर जाता है। उस वक्त उसकी वो एज होती है, क्योंकि 8 साल में मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि 8 साल के अंदर अंदर आपकी हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं। तो बच्चे की जो पेरेंटिंग है इन्फेंसी से लेकर 8 साल तक के बच्चे में, तो अगर आप उसको अच्छा चीज़ें सिखाएंगे तो वो वैसे ही ग्रूम होगा। और अगर कहीं उसकी पर्सनैलिटी में उस टाइम पे खला रह गई तो वो थ्रू आउट द लाइफ, चाहे वो किसी बड़ी कंपनी का CEO भी लग जाए, तो उसमें अगर एक हैबिट ऑफ चोरी डेवलप हो गई तो चाहे वो जिस लेवल पर भी हो, फिर वो बड़े लेवल पे लेकिन करेगा ज़रूर। जैसे कि साइकोलॉजिस्ट ने भी बताया कि वो चाहे उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इवन दो वो जो एक नेचर बिल्ट इन हो गई है, उसकी वजह से वो उसको अर्ज डेवलप होती है कि मुझे करना है। तो इस चीज़ को आई थिंक कि बचपन के अंदर ही अगर पेरेंट्स कंट्रोल कर लें तो बहुत बेहतर होता है कि ये हैबिट ख़त्म की जा सकती है। नहीं, और फीलिंग ऑफ अचीवमेंट होती है ना, वो हार्मोन्स की अगर बात करूँ तो वही शॉर्ट टर्म डोपामीन रिलीज होता है, खुशी होती है, देखो मैंने ये कर लिया, मैं दादा बन गया, मैंने ये चुरा लिया, मैंने ये कर लिया। तो फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, फीलिंग ऑफ अचीवमेंट की वजह से वो बार बार वो ये चीज़ कर रहा है। और डोपामीन, और ऐसे लोगों को अच्छा, आप जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा छोटा है और उसने कोई चोरी की, फर्ज करें कुछ दुकान से उठा लिया और आपको उसकी खबर हो गई, तो उस वक्त आप बच्चे को टैकल कैसे करें? ज़िंदगी में पहली दफ़ा आपके बच्चे ने चोरी की है, तो क्या करें? आप उसे डांटें, मारे, सज़ा दें, क्या करें, कैसे बिहेव करें? आई थिंक ये तो सबसे गलत चीज़ होगी अगर आप उसको डांटें। मेरा ये ख्याल है, अगर मेरा बच्चे ने कभी ऐसा किया होता, सबसे पहले तो आप उसको प्यार से समझाते कि ये आपने गलत किया है, आप उसको वापस उस जगह पर लेकर जाएं और उससे बोलें कि आपसे गलती होगी, आप प्लीज़ उसको सॉरी कर दें। अगर वो बच्चे ने सॉरी कर दिया तो आप मेरा ख्याल है कि वो सही हो गया। और उसके उस सॉरी को फिर रिवॉर्ड करें कि ये आपने बहुत अच्छा काम किया। आप देखिए डांट भी सकते हैं, डांट दें, लेकिन फिर उस डांट का रीज़न ज़रूर बताएं कि बेटा डांटा इसलिए है क्योंकि ये काम गलत है और ये चीज़ जैसे ना ये नहीं होनी चाहिए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे यहाँ डांट देते हैं, मार देते हैं, बच्चे को ये नहीं पता होता मैंने किया क्या है, तो वो ये चीज़ सही नहीं है। जो सुनीता ने कहा ये है कि आप प्यार से समझाएं, उस चीज़ को, मिस्टेक को सही करें और फिर उसका जो मिस्टेक सही करने का बिहेवियर है उसको रिवॉर्ड करें। कुछ दिनों बाद आप उसे ट्रायल लेके दे दें या उसको वो समझा के उस दिन ही उसकी ख्वाहिश पूरी ना करेंगे, तुम उसका रख दो, मैं तुम्हें दे देता हूँ टॉय, तो आप उसको कुछ अरसे बाद उसको समझाएं और बोलें कि तुमने किया था ना, देखे अच्छा, कभी कभार बच्चे अपने पीयर्स को यानी अपने क्लास फेलोज को या अपने दोस्तों को जहाँ भी वो
रहते हैं उनके ऊपर भी इम्प्रेशन डालने के लिए वो चोरी है वो ना थोड़ा उनको लगता है कि इससे वो ऊपर हो जाएंगे कि देखो मैंने मुफ्त स्कूल में प्रेशर होता है बच्चों पे, वो देखते हैं फलां टैबलेट यूज कर रहा है मेरे पास नहीं है। नहीं मैं ये बात नहीं कर रही, मैं ये बात कर रही हूँ जैसे बच्चे इकट्ठे कहीं खेल रहे हैं कूद रहे हैं और वो कहेगा देखो मैं लेके दिखाता हूँ, नहीं वो जो वो वाली बात है बर्तरी वही वाली बात होगी अपने आप को दादा वाली बात। स्टेटस ऑफेंडर कहलाते हैं ये। डॉन हूँ। जी हाँ बिल्कुल। तो ऐसे ये फिर वही है कि उनकी हैबिट बन जाती है ना, फीलिंग ऑफ अचीवमेंट है कि मैं ये करता हूँ, लोग तारीफ करते हैं, हम लोग क्या वो उसी के छोटे दोस्त हैं जो तारीफें कर रहे हैं और वही उसकी देखी फिर वो भी वही करते हैं, यही करना शुरू हो जाती है। तो ये एक हैबिट है, इसको यानी पेरेंट्स को भी और इसको ऐसे बच्चों को साइकोलॉजिस्ट रिहैबिलिटेशन। अच्छा जब आप डिनायल फेस में जाएंगे, उनको मना करेंगे तो फिर वो दूसरी हरकतें करेंगे। बाज़ वक़्त बच्चे ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। हमारे स्कूल्स के अंदर कॉलेजेस के अंदर ड्रग एडिक्शन कितनी कॉमन है। वक्ती तौर पे कोई ड्रग लेंगे जो कि आपको हाई करती है, आपको अच्छी फीलिंग दिलाती है, जो कि आपको घर से नहीं मिल रही होती, पेरेंट्स से नहीं मिल रही होती। ये ड्रग्स भी तो कूल बनने के लिए भी तो ली जा रही होती है कि आपको सोसाइटी में एडजस्ट होना है, फैशन बन गया। उसके बाद आप एडिक्ट हो जाते हैं, फिर उसके विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं, फिर मूड डिसऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं, और ये नहीं यंग हार्ट अटैक्स हो जाते हैं ये जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं। ऐसा होता है इस तरह। अच्छा आप अब ये वाली बात तो है, लेकिन एक ये वाली भी बात होती है कि एक टीनेज में एक ये हार्मोन भी तो होता है कि आपको लड़कियों को जो है अट्रैक्शन होती है ऑपोजिट सेक्स से, लड़कों को होती है लड़कियों से ऑब्वियसली, कि उस वक्त आपको पता नहीं होता कम उम्री में आपको आपके क्लास फेलोज अच्छे लगने लगते हैं, आप उनकी खातिर अपने सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, आप अपने फ्यूचर को छोड़ देते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी दिस इज ऑल नॉर्मल। आप इसको पहले तो नॉर्मल बिहेवियर कहें, ये ना कहें कि ये बिहेवियर लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है। और क्योंकि टीनेज में ये ज़्यादा होती है, इश्क भी टीनेज में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सुसाइड्स टीनेज में ज़्यादा होती हैं, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। जहाँ आपको जैसे मैंने कहा रेड फ्लैग्स नज़र आने लग जाएं कि ये पटरी से उतर रहे हैं, वहाँ पेरेंट्स की इंटरवेंशन की ज़रूरत है। आपको उनके फ्रेंड्स को देखने की ज़रूरत है। अब माँ बाप क्या करें, अब उनको नज़र आ रहा है कि उनके बच्चे जो हैं, मतलब उनको पता भी ये चीज़ें, और उनको ये पता है कि मेरी बेटी या मेरा बेटा जिससे अट्रैक्ट हो रहा है वो उसके लिए सही नहीं है, तो उस वक्त पेरेंट्स क्या करें? अच्छा एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे आपने कहा ना कि अक्सर वो क्या करते हैं कि जी अपने सब्जेक्ट्स चेंज कर लेते हैं, कि जी वो लड़की उस सब्जेक्ट में है तो मैं भी चेंज कॉलेज की बात कर रही हूँ जैसे। तो मेरा ख्याल है कि इट्स ओके, लेट हिम एक्सप्लोर और लेट हर एक्सप्लोर, कि अगर वो एक सब्जेक्ट चेंज कर रहा है तो करने दें भाई, इसमें क्या बुरी बात है। अब माँ बाप क्या होते हैं, वो अकड़ जाते हैं ना उस बात पे कि नहीं तुमने पहले कहा था कि तुम ये करोगे, अब तुम अपना सब्जेक्ट कैसे चेंज कर सकते हो। भाई आपके भी तो चेंज हो जाते हैं ना, दिमाग बदल जाता है। आपका कभी दिल चाहता है आपको ये चीज़ अच्छी लगी है, थोड़े दिनों के बाद आपको लगता है नहीं यार ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है, तो कोई बात नहीं भाई, लेट देम एक्सप्लोर। असल में सुनीता पेरेंट्स को लगता है कि ये बेवकूफ़ी कर रहा है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, ये सही वक्त पर पैरों पे खड़ा नहीं होगा, ये मतलब लाइक होता ना, मगर वो बात वही आ जाती है ना, डिस्कशन वाली बात आ जाती है ना, कि आप आराम से बैठ के डिस्कस करें कि अगर उसको लगता है कि हाँ भाई अब उसका पैशन इस तरफ नहीं रहा, वो उसके लिए बोरिंग हो गया है, तो लेट देम ट्राई दूसरी चीज़। अच्छा खाली लड़का और लड़की की बात नहीं है, गर्ल्स भी जो होती हैं वो कहती है मेरी दोस्त वो ले रही है सब्जेक्ट, तो मैंने भी वो लेना है, तो कोई बात कभी कभार आपका दिमाग ये नहीं सोचता कि आपने क्या करना है, आप जो दोस्त कर रहे होते हैं वही आपने करना है। नहीं तो वो अगर अच्छी चीज़ कर रहा है तो यानी लेट देम डू, लेट देम एक्सप्लोर। यानी मैं कह रही हूँ ना कि आप एक नॉर्मल बिहेवियर की तरह उनको अडेप्ट करें। अडेप्टेशन पेरेंट्स के अंदर भी होनी चाहिए, कि अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप नहीं होंगे, रिजिड हो जाएंगे, वो रिजिड चीज़ टूट जाती है। तो आपको अडेप्ट होना है, आपने उनसे पूछना है कि क्यों, और अगर वो लड़की सही करे तो जरूरी थोड़ी कि मैं ये चाहता हूँ। तो अगर बच्चे आपके टीनेज में किसी को पसंद कर रहे हैं, सो आप लिमिटेशंस कहाँ तक रखें? क्या आप उनको सख्ती करें? लाइकिंग्स है ना वो 2-3 साल में खत्म ही हो जाती हैं, फिर वो किसी और को तो उसको टेक इट एज अ नॉर्मल, क्योंकि वो इन्फैचुएशंस होती है, वो खुद ही खत्म हो जाती है। ये चीज़ होती है, जैसे सुनीता ने शुरू में एक बात की थी ना कि हमारा जो पार्टनर्स का रिलेशनशिप बड़ा लविंग है। बच्चों ने अगर ये घर में देखा होता है ना, तो जहन में एक चीज़ होती है यार हमारा भी ये वक्त आ जाएगा, तो वो लिमिट्स क्रॉस नहीं करते ऐसे बच्चे ज़्यादातर। लिमिट्स ज़्यादातर वो क्रॉस करते हैं जिन्होंने घर में नहीं देखा होता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पेरेंट्स शुरू से ख्याल रखें, और फिर अगर हो गया तो भाई टेक इट नॉर्मली, लेकिन इस चीज़ पे लिमिट ज़रूर लगाएं। अगर आपको पता चल गया है ना कि आपका बच्चा किसी को पसंद कर रहा है, तो इस पे शुक्र अदा करें, ना पता चलने से बेहतर। अच्छा चलें, बेचारी माएँ तो फिर बर्दाश्त कर लेती हैं, बापों के तो गन्स निकल आती हैं,
बाप तो बड़े जज्बाती जाते हैं हमारे, बाप कैसे बिहेव करे, ये इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को ख़त्म करूं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बाप को कैसे बिहेव करना चाहिए। तो उनकी अम्मा ही समझा सकती है। क्या माओ को अपने हस्बैंड से वो बातें डिस्कस करनी चाहिए या छुपानी चाहिए, ये एक बहुत बड़ी बहस है। देखिए, छुप तो नहीं सकती ये बात, तो पता चल ही जाता है दोनों पेरेंट्स में से। और हमारे यहाँ पे इस तरह की वाक़यात भी हो जाते हैं जिसमें लड़कियों को हमेशा ब्लेम किया जाता है कि गलत किया है। तो इस तरह की सिचुएशंस को टैकल करने के लिए अगेन एजुकेट होना ज़रूरी है पेरेंट्स का, और पेरेंटिंग स्किल्स के बच्चों को किस लेवल तक अथॉरिटी दें और कहाँ पर आपको अपनी लिमिट सेट करनी है। हर फैमिली की ये डिफरेंट होती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम यूनिवर्सल बात करें तो कुछ सेट प्रिंसिपल्स हैं, हमारे नोशंस हैं जिसके ऊपर सबको फॉलो करना चाहिए। जैसे लड़कियों का हम तसव्वुर कर लेते हैं जेंडर में कि भाई रात को देर से घर से निकलना ठीक नहीं है, ठीक है, हम ये कंडेम करते हैं कि लड़कियों को, लेकिन लड़के के लिए आज़ादी है। तो फिर वो बात जेंडर टॉक में चली जाएगी कि ऐसा लड़कियों के साथ ही क्यों होता है। मेरा सवाल ये है बेसिकली कि बाप को कैसे बिहेव करना चाहिए। मैं बताऊं? माँ को प्लीज। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है हमारे यहाँ मर्द जो हैं वो ज़रा एग्रेसिव होते हैं, ठीक है, और बीवियों की बात भी थोड़ी सी कम है। शॉविनिज्म। लेकिन अगर अब जैसे मेरे बच्चे तो अभी थोड़े छोटे हैं, खैर अगर होगा भी कोई उनका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड तो मुझे नहीं पता अभी फ़िलहाल, मगर मैं हसन के कानों में कभी कभार ये बात डालती हूँ कि हाँ भाई, इट्स वेरी नॉर्मल टू हैव अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड एट दिस एज। तो वो ना उसके जहन में आहिस्ता आहिस्ता वो एक चीज़ जाती है कि हाँ भाई नॉर्मल है, हो सकता है। अब खैर हसन ऑब्वियसली चूँकि वो पढ़ा लिखा है तो वो ही अंडरस्टैंड्स, लेकिन मैं उन घरों की बात कर रही हूँ जहाँ पर मर्द नहीं समझते ये चीज़, तो बीवियों को चाहिए एग्रेसिवली नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्यार से उनको ये बात समझाती रहे, ताकि उनके कान में ये बात जाती रहे, ताकि एकदम से जब उनको पता चले तो उनको एक शॉक ना मिले। That's what I think. या इसी तरह से, क्योंकि तो फिर अलग हैंडलिंग हो जाएगी, इसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा कि अपने शौहरों को किस तरह हैंडल प्रोग्राम। ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ, दिमाग मेरा एक्चुअली एंड में चलना शुरू किया, पहले हम कहीं से कहीं निकल गए थे। सो ये इस टॉपिक का हम प्रोग्राम में एक और करेंगे। यहाँ अभी तक के लिए थैंक यू, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो ये सेगमेंट स्पेशली आज उन सब ख़वातीन के लिए है जिनको मेकअप से मोहब्बत है। और जब बात हो मेकअप की तो पूरी दुनिया में जो एक नाम मशहूर है जो हमारे जहन में आता है वो है कीको मिलानो, जो पाकिस्तान में भी अब सबके दिल जीत रहा है। कीको मिलानो एक इटालियन ब्रांड है जो हर रंग, हर मूड और हर लुक को एक्सप्रेस करने का फ़न जानता है। ये ब्रांड सिर्फ मेकअप नहीं बनाता बल्कि ख़वातीन को उनका बेस्ट वर्जन महसूस करवाता है। हर प्रोडक्ट में इटालियन क्वालिटी और फैशन का जादू छुपा हुआ है, और इस जादू को लेकर आज कीको मिलानो लॉन्च कर रहा है लिमिटेड एडिशन कलेक्शन ड्रीम फोरिया। नाम से ही अंदाज़ा है कि ये कलेक्शन किसी ख्वाब से कम नहीं है। और इस लॉन्च के हवाले से हमारे पास बात करने के लिए मौजूद है निसार साहब, और जो कि कीको मिलानो के हेड ऑफ मार्केटिंग है एंड ब्रांडिंग है, और साथ हमारे हैं मिस सुनीला सिद्दीक जो कि प्रोडक्ट एंड ट्रेनिंग मैनेजर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। देख के इतनी खूबसूरत लाइक कीको मिलानो की जो ये एडिशन है, ये जो नया आप लॉन्च कर रहे हैं ड्रीम फोरिया, ये इसकी पैकेजिंग ही मुझे इतनी अट्रैक्टिव लग रही है। जी बिल्कुल ऐसा है। कीको मिलानो जो है जैसे आपने कहा कि इटली का नंबर 1 कॉस्मेटिक ब्रांड है, और हम इसको पाकिस्तान में लाए, और इस वक्त पाकिस्तान में हम इसको ऑल ओवर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में हमारी आउटलेट्स हैं, और ये एक मोनो स्टोर ब्रांड कॉस्मेटिक्स का है जो मार्केट में अवेलेबल है। इसकी कलेक्शंस की यूनिकनेस जो इसको दूसरे ब्रांड से डिफरेंशिएट करती है, बिल्कुल, क्योंकि हर सीज़न, हर फेस्टिवल, हर इवेंट कीको एक नई कलेक्शन लेकर आता है। जैसे ड्रीम फोरिया है, यस, ये क्या कलेक्शन आप इसको इट्स अ स्प्रिंग एंड समर कलेक्शन। इसके कलर्स बोल रहे हैं
ये स्प्रिंग और समर कलेक्शन है। इससे पहले जैसे हमने गोल्डन ओएसिस लॉन्च किया था इन रमज़ान विद ईद, वो एक ग्लैमरस लुक के साथ था, रिच गोल्डन कलर में था। देन हमने फरवरी में लॉन्च किया एक और वैलेंटाइन कलेक्शन, बेसिकली स्ट्रीट हार्ट के नाम से। वो बड़ा एजी रोमांटिक वाइब्स के साथ था। ये कलेक्शन समर और स्प्रिंग के समर साथ। और स्प्रिंग कलेक्शन है, तो ये लिमिटेड एडिशन है, ये कुछ अरसे तक रहेगी? यस, इसके 15 दिन बाद एक हर महीने एक नई कलेक्शन है, हर महीने एक नया इवेंट है। अच्छा। अभी एक जूसी फिज के नाम से कलेक्शन जुलाई में एक बहुत बड़ी कलेक्शन आ रही है, वो भी समर कलेक्शन है। अच्छा। उसकी अपनी पैकेजिंग है, अपने टेक्सचर हैं। कीको का कस्टमर कीको की आउटलेट पे आना इसलिए पसंद करता है कि वो जब भी आता है उसके लिए कुछ नया होता है। हम लोग सिर्फ बेस लाइन और उसके ऊपर नहीं बैठे हुए, हमारे पास आउटलेट पे कस्टमर के लिए एवरी टाइम समथिंग न्यू। अच्छा, अब देखिए जैसे लाइक कस्टमर का ना बिहेवियर चेंज हो रहा है, जैसे जनरेशन चेंज हो रही है, मिलेनियल से जेन जी। अब जो जेन जी हैं उनके लिए ड्रीमफोरिया क्या उनको केटर करेगा? एब्सोल्युटली। आपको ये पैकेजिंग बता रही है। जेनजी बच्चे, आपको पता है आजकल कंटेंट बनाने में, हमें तो प्रोडक्ट पकड़नी है, कंटेंट बनाना है। सो दैट्स वाई कीको जब अपनी पैकेजिंग के ऊपर काम कर रहा होता है, अपनी प्रोडक्ट कलर्स के ऊपर काम कर रहा होता है, तो वो ये सब चीज़ें देख रहा होता है कि जेनजी जो आजकल लाइक करते हैं, हमें उसके ऊपर जाना है, क्योंकि वो हमारा एक पेटेंट कस्टमर है जिसने इन प्रोडक्ट्स को परचेज़ करना है। अच्छा अच्छा, जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो लिमिटेड एडिशन है आपकी, जो कलेक्शन आप बनाते हैं, उसके बिहाइंड द सीन क्या प्रोसेस होता है? किस तरह मार्केट करते हैं, किस तरह एनालाइज करते हैं कि अब हमें इस सीज़न ये लेके आना है? निदा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। कीको मिलानो के पीछे एक बहुत बड़ा R&D डिपार्टमेंट है। अच्छा। वो वर्किंग स्टार्ट कर देता है 6 महीने पहले ही, साल पहले ही, कि किस सीज़न में हमने किस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। फिर वो उस कंट्री के हिसाब से देखता है कि वहाँ का वेदर कैसा है, अच्छा, वहाँ पे लोगों का स्किन कलर कैसा है, वो उस हिसाब से उसको प्लान करता है। उनकी एक ग्लोबल टीम बनी हुई है, और उसके बाद हर कंट्री में उनके नुमाइंदे होते हैं जिनसे वो कस्टमर फीडबैक लेते हैं। हाँ। उसके बाद वो अपनी सारी प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करते हैं, कि वो ये नहीं है कि ग्लोबल में बैठे हुए हैं इटली में, बना के बस पूरी दुनिया में बांट दिया। हाँ। ऐसा नहीं है। आप लोगों की ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, जब यहाँ कंज्यूमर आता है उसको किस तरह के शेड्स, क्या चीज़ें पसंद हैं अपने लिए, अपने मेकअप के लिए? मोस्टली अगर हम आजकल की बात करें, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स दे गो फॉर सॉफ्ट न्यूड्स कलर्स। अच्छा। दे, हाँ, बिकॉज ऑफ द वेदर भी डिपेंड करता है, एंड स्पेशली व्हेन इट्स समर्स जब अगर होते हैं तो दे प्रेफर लाइक सॉफ्ट न्यूड्स कलर, बिकॉज ऑलरेडी इतना सन है। और व्हेन इट्स कम्स टू विंटर, they prefer like vibrant colors, some maroon, red, they go with shocking pink, magenta, but it's depend on completely seasons, they और customer की awareness की बात करें तो now they love to go with nude even it's winter or summer। अच्छा, ड्रीमफोरिया जो है, जो अब हमारी लेटेस्ट आपकी कलेक्शन है, इसके स्टार प्रोडक्ट्स क्या है? ओवरऑल कलेक्शन ही इट्स वेरी यूनिक, बट आई रियली वांट के कस्टमर्स इनकी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो ज़रूर ट्राई करें, जिसमें सबसे पहले आता है PH ग्लो ब्लशर, विच इज़ लाइक वेरी इनोवेटिव प्रोडक्ट, एंड ये हर कस्टमर पे या हर किसी पे डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है अकॉर्डिंग टू देयर pH level. Second, इसका sparkling soft eye shadow, which is like amazing product. The texture is very buttery, very sparkling, very the colors are very intense. Third, इसका 3D Hydra lip gloss है, which is very glossy, pigmented, and it gives hydration around 6 to 8 hours on your lips. Last but not least, I really want के customer ये भी ज़रूर lip mousse. It's a new product that they launch it. The texture is very velvety, matte, and सारी चीज़ें पूरी ड्रीमफोरिया की जो कलेक्शन है, इट्स लाइक वेरी यूनिक, एंड मैं चाहती हूँ कि ये सारे कस्टमर्स ज़रूर ट्राई करें। और क्या ये बहुत बहुत डेली वेयर के लिए सूटेबल है? डेफिनेटली, इट्स डिज़ाइन फॉर ऑल ओकेजन्स। अगर आप सुबह यूनिवर्सिटी या ऑफिस के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो यू कैन हैव लाइक सॉफ्ट ब्लश with lip oil, और अगर कोई इवनिंग लुक क्रिएट करना चाह रहे हैं, यू कैन हैव लाइक स्पार्कलिंग आई शेडो विद हाईलाइटर टू जस्ट ग्लैम अप योर इंस्टेंटली ग्लैम अप योर लुक। या हाँ, अच्छा, कोई
क्विक समर स्प्रिंग लुक मेकअप जो लुक है वो सजेस्ट करें आप ड्रीमफोरिया के प्रोडक्ट्स को लेकर? डेफिनेटली इसका अगर आप इंस्टेंटली ड्रीम लुक अचीव करना चाहते हैं विद यूजिंग ड्रीमफोरिया स्पेसिफिकली कलेक्शन, तो यू कैन हैव लाइक पीएच ब्लश with lip gloss, lip mousse, soft pastel eyeshadows, sparkling eyeshadows, and you can have like the highlighter and mascara, and you can achieve your dream look within 5 minutes. Yeah. अच्छा, अब अगर आप लोगों को आपकी कलेक्शन लोगों ने ख़रीदनी है तो वो कहाँ से कहाँ से परचेज़ की जा सकती है? ये इसका जवाब शायद आप बेहतर देंगे ना साहब। इस वक्त जो अवेलेबिलिटी है कराची में हम लोग डॉलमन मॉल में अवेलेबल हैं, क्लिफ्टन में, एंड देन लाहौर में अवेलेबल हैं, हमारे वहाँ पे 4 आउटलेट्स हैं, देन इस्लामाबाद में हम अवेलेबल हैं F6 के अंदर। तो ये है कि क्योंकि ये मोनो स्टोर कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट में हर स्टोर पे रख सकता हूँ। ये स्पेसिफिक एक स्टोर बनेगा जो कीको का स्टोर होगा। सो वी आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। और ऑनलाइन भी अवेलेबिलिटी है? जी, ऑनलाइन वेबसाइट हमारी अवेलेबल है kikocosmetics.pk। यहाँ पे आप जाएं, हमारे तमाम डिस्काउंट्स और हम इस पे बाकायदा सेल्स लगती रहती हैं। अच्छा, खाली वेबसाइट पे अवेलेबिलिटी है या आपके इंस्टा पे जाके भी वहाँ पे? इंस्टाग्राम पे परचेजिंग नहीं है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप जाके प्रोडक्ट की लुक एंड फील देख सकते हैं। वहाँ पे आपको डेमोस्ट्रेशंस मिलते हैं, प्रोडक्ट की ब्रीफिंग मिलती है, प्रोडक्ट के फीचर्स मिलते हैं आपको, आप उसको फील कर सकते हैं प्रोडक्ट को। काफ़ी डिटेल कॉम्प्रीहेंसिव डिटेल्स हम मेंशन की हुई हैं हमने अपनी तमाम वेबसाइट्स पे और इंस्टाग्राम पेजेस के ऊपर, ताकि कस्टमर को इजी रहे, उसको प्रॉब्लम ना हो प्रोडक्ट को समझने के लिए। सही, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का शो पे आने का। सो ये थी ड्रीमफोरिया की लिमिटेड एडिशन बाय कीको मिलानो, और ये था हमारा आज का प्रोग्राम। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, दुआ में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।